कॉन्सेप्ट आया कैसे? वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया था कि हमारे पास हमारे जो न्यूरोलॉजी जो पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि जो दिमाग है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि कंप्यूटेशनल यूनिट होते हैं दिमाग का, जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। और न्यूरॉन्स का काम करने का तरीका ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन से कुछ इनपुट्स लेते हैं, अपने पास प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको अगले न्यूरॉन्स को उनकी आउटपुट दे देते हैं। ठीक है? और इस तरीके से जो पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, वो फाइनलाइज़ होके कोई ख़ास आउटपुट दे देता होगा। ये हमारे पास जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर काम होता है। लेकिन ये कैसे काम हो रहा है? ठीक है? ये दिमाग के अंदर जो कंप्यूटेशनल लॉजिक और अच्छे भले न्यूरॉन्स हैं, मतलब अल्लाह ताला ने दिमाग में रखे हैं, तो वो एग्ज़ैक्टली कैसे चीज़ों को कंप्यूट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसकी नॉलेज अभी किसी को नहीं है। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स की ये जो बात है, ये भी एक असम्पशन है कि शायद ऐसा होता हो। तो उसकी बेस पे साइंटिस्ट ने या मतलब मैथमेटिशियंस ने अपने पास न्यूरल नेटवर्क को बनाया। और उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि ये जो हमने जितनी भी मशीन लर्निंग अभी इससे पीछे पड़ी है, रैंडम फॉरेस्ट, एन्सेम्बल लर्निंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम जो भी हैं, इन सब की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब अभी हम डाटा डील कर रहे होते हैं कि यार एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर इमेज रिकॉग्निशन करनी है, प्रेजेंट अटेंडेंस लगानी है, तो उस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की इमेजेस पड़ी होंगी बस। ठीक है? उस पर्टिकुलर कंपनी के। लेकिन अगर मुझे पूरे मुल्क का डाटा चाहिए और मैंने उस पे कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाना है, तो वो बहुत कॉस्टली होगा। वहाँ पे फिर हम ऐसा नहीं है कि ये मॉडल्स वो काम कर नहीं सकते। इन मॉडल से वो चीज़ करवाने के लिए हमें फिर उस मॉडल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा ना, तो ये मॉडल्स उस तरीके से काम नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया ना, वो न्यूरॉन्स का था। वो कहता है कि आपके पास बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक इनपुट की लेयर है जिसमें आप हम लोग डाटा देते हैं, बीच में एक प्रोसेसिंग की लेयर होती है मशीन लर्निंग में, जिसमें हम ट्रेनिंग-श्रेनिंग कराते हैं और सारा कुछ करते हैं, और एक आउटपुट की लेयर होती है कि जब हमारे पास कोई डाटा आता है तो हम उस मॉडल से गुज़ार के उसकी खास आउटपुट दे देते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स ये कहते हैं कि आपकी जो ये बीच की प्रोसेसिंग लेयर थी ना, इसको सिंगल लेयर से हटा के मल्टी लेयर्ड कर दें। मतलब कि आपके पास जब ट्रेनिंग हो जाए या सब कुछ हो जाए, तो जो डाटा है कि मुझे इसकी क्लास बता दें, वो पहले कुछ खास लेयर्स के पास जाए, वहाँ से अगली लेयर्स के पास जाए, उनका रिजल्ट अगली लेयर्स के पास जाए और फिर मेरे पास कोई एक क्लास आए कि हाँ भाई, ये इसकी जो है वो प्रिडिक्शन है। तो ये एक ज़रा ओवरव्यू है कि न्यूरल नेटवर्क्स किस तरीके से काम करेंगे और उनके पीछे हम लोग मतलब अभी क्यों जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन चीज़ों पे काम ज़्यादा क्यों हुआ, उसकी रीज़न ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक तो ये बड़ी बात ज़रूरी थी कि आपके पास डाटा बहुत वास्ट अमाउंट में होना चाहिए। तो पिछले 10 सालों में जितने भी मतलब प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने डाटा गैदरिंग बहुत ज़्यादा, उनके पास डाटा मतलब बल्क में पड़ा हुआ है। और सेकंडली ये कि इसके लिए आपके पास कंप्यूटेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो अब अगर देखा जाए ना, आज के दौर में तो स्टोरेज की कैपेसिटी और कंप्यूटेशन पावर का इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। तो उस वजह से पहले टाइम के मुताबिक इस दौर में जो है वो इन न्यूरल नेटवर्क्स पे और डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे काम ज़्यादा हुआ कि हमारे पास डाटा भी बहुत अबंडेंट अमाउंट में मौजूद था। हमारे पास उस डाटा को रन करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर की सपोर्ट भी थी और ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी थे कि जो मतलब स्टेबल सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारा ये काम कर सकें। इसमें किसी को कोई इश्यू नो। ठीक हो गया। अब ये उनका सिंपल एक स्ट्रक्चर था। लेट्स से कि अगर हमारे पास इस तरीके से चीज़ आए कि मेरे पास ये डाटा हो पर्टिकुलरली और उसके साथ उसके कुछ वेट्स हों, तो होगा क्या कि मेरे पास एक लेयर होगी, जो उस लेयर की जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर कोई ख़ास वेट होंगे, मतलब हमारे पैरामीटर्स। जब भी आप मुझे वो इनपुट्स पास किया करोगे, वो अंदर अपने पास फंक्शन में कंप्यूट होंगी और एक आंसर निकाला करेंगी। वो आंसर या तो अगली किसी न्यूरॉन की इनपुट बनेगा और फिर इस तरीके से करते-करते जो फाइनल न्यूरॉन होगा वो मुझे एक फाइनल आउटपुट निकाल के देगा, जो कि मेरा वाई आई हैट होगा। ठीक है? बट बेसिकली हमने बस ये किया, प्रोसेसिंग यूनिट एक था, हमने उसको मल्टी लेयर्ड कर दिया। अब एक सवाल आता है कि यार हमारे वेट्स कितने होंगे, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स कितने होने चाहिए, कंप्यूटेशनल यूनिट्स कितने होंगे, कितनी लेयर्स होनी चाहिए, हर लेयर में कितने कंप्यूटेशन यूनिट लगाने हैं। ये सारे सवालात पे ऑब्वियसली हाइपर पैरामीटर्स हो जाते हैं और हाइपर पैरामीटर्स का मतलब है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके डाटा की नौइयत पे, कि डाटा किस टाइप का है, तो उस हिसाब से फिर लेयर्स या उसके भी ऑब्वियसली इसमें सर ने बताया था कि हमारे पास
आप लोग के पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई, आपके पास आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं कि अगर इस टाइप का डाटा हो तो इस आर्किटेक्चर के मुताबिक इसका न्यूरल नेटवर्क बनना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर टाइप डाटा हो तो इस आर्किटेक्चर के मुताबिक, तो उसके आर्किटेक्चर्स हैं वो फिर फॉलो करते हैं लोग। ठीक है? और ये एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल लेयर्स एक से ज्यादा हो तो हम कहते हैं ये डीप न्यूरल नेटवर्क है। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो पूछ ले। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये वाली वो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो आज हम मतलब इस काबिल हैं इस चीज़ को, इस पे जो वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी रीज़न्स जो हैं वो ये हैं कि हमारे पास डाटा बहुत वास्ट अमाउंट में अवेलेबल है, हार्डवेयर हमारा एफिशिएंट है और सॉफ्टवेयर हमारा स्टेबल है जो हमें सपोर्ट देता है। और क्लासिकल डाटा का यहाँ पे ड्रॉबैक लिखा हुआ है। ठीक है? उसी तरीके से जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद लेट्स से हम लोग ज़रा स्टडी करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये जो एक न्यूरॉन होता है, ये बेसिकली क्या होता है और इनकी इमेज जो फाइनल बनती है वो क्या बनती है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये सर्कल, इसमें मैंने गंद मारा हुआ है, ये बेसिकली एक बड़ा सर्कल बनाया हुआ है ये बताने के लिए कि एक न्यूरॉन के अंदर काम क्या हो रहा होता है। एक न्यूरॉन के अंदर कुछ इनपुट लाइंस हैं। ठीक है? ठीक है ना? मेरे पास ये न्यूरॉन है और लेट्स से उसको डी पैरामीटर्स असाइन हुए हैं, मतलब कि पहले एज का वेट लेट्स से डब्ल्यू नॉट है, फिर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू डी तक, ये इनके वेट्स हैं। जब भी मैं इसको इनपुट दूंगा ऑब्वियसली वो वेट्स इन इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर सॉर्ट ऑफ दिस थिंग आगे जाएंगे। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर बेसिकली ये कंप्यूटेशन होगी जो कि हम अभी तक करते आए हैं कि पैरामीटर्स को डाटा पॉइंट के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स लेते हैं। ये जब कंप्यूटेशन हमारे पास हो जाएगी तो ये फाइनली हमें एक आंसर जनरेट करके देगा, वो कोई ना कोई एक नंबर होगा, जैसे हमें यहाँ नजर आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में ऐड होंगे और इस तरह की वैल्यूज हर डाटा पॉइंट के लिए समीशन लगेगी और एक नंबर हमारे पास फाइनल आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर के ऊपर हमने एक सिग्मॉइड फंक्शन लगाना है। सिग्मॉइड फंक्शंस क्या होते हैं? सिग्मॉइड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे या तो एक आंसर देंगे और किसी अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा वाला आंसर देंगे, मतलब कि उनका आंसर या तो ट्रू के केस में कुछ और होगा, फॉल्स के केस में कुछ और होगा। तो जब आप इस तरह का कोई सिग्मॉइड फंक्शन किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर नॉन लीनियरिटी ऐड करें। वो लेट से हो सकता है फंक्शन लीनियर हो लेकिन सिग्मॉइड लगाने के बाद वो नॉन लीनियर हो जाएगा। मीन्स के अब आपको पर्टिकुलरली नहीं पता कि इसका आंसर ये आना है या ये आना है। मीन्स के एक होता है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन के अंदर हमारे पास सिंपली जो डाटा बनता है वो, मतलब एक तो होता है ना सिंपल एक लीनियर चीज है कि इस तरीके से एक लाइन लग गई है, या तो इसके ऊपर आंसर होगा या नीचे होगा, दैट इज लीनियरिटी। लेकिन अगर मैं इस आंसर पे इस तरीके से लीनियरिटी लगाऊं कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरीके से बने, सिग्माइड फंक्शंस का ना इस तरीके से ग्राफ होता है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन है ये वाली, ये अगर हुई तो इसका आंसर इस वाली क्लास से बिलोंग करेगा, अगर नहीं हुई तो इस वाली क्लास से बिलोंग करेगा। ये सिग्मॉइड फंक्शंस होते हैं। इनको आई थिंक कोड के अंदर सर ने एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे भी यूज मतलब के ना टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि हर नोड के अंदर अगर आप देखें ना, हर न्यूरॉन के अंदर कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, परफॉर्म होने के बाद उसके ऊपर एक सिग्मॉइड लगता है, विच मीन्स हम उसको एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे होते हैं। ये होता है और ये क्योंकि इसके बाद आंसर कोई एक ही आना है, इफ कंडीशन में या तो वो कोई एक आंसर आएगा और एल्स कंडीशन में कोई दूसरा आंसर आएगा, लेकिन फाइनल आउटपुट एक ही होगी, तो उसको हम ए कह देते हैं यहाँ पे। ठीक है? ये एक फंक्शन है एक न्यूरॉन का। इस तरीके से हमारे पास ये सारे न्यूरॉन्स एक नेटवर्क के अंदर अटैच्ड होते हैं। लेट्स से पहले लेयर पे मेरे पास 4 न्यूरॉन्स थे, उन 4 न्यूरॉन्स की 4 इनपुट्स थी, सिंगल आउटपुट थी। सेकंड लेयर पे मेरे पास 3 न्यूरॉन्स थे, उनकी 3 इनपुट्स थी, आई थिंक 4 इनपुट्स थी और एक आउटपुट थी। फिर जो थर्ड लेयर पे मेरे पास न्यूरॉन था उसकी 3 इनपुट्स थी और सिंगल आउटपुट थी जो कि मेरे पास, बल्कि 4 इनपुट्स थी, सिंगल आउटपुट थी जो कि मेरे पास वाई आई हैड है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूरॉन्स आपस में अटैच होंगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अब अभी इस हम एक पे बात, ये वन क्या है जो इनपुट जा रही है? वैसे एक इनपुट लगाई थी हमने साथ कि लेट्स से हर एक की एक एक इनपुट वन है और बाकी इनपुट जो है वो पीछे से आती हैं।
इसकी कोई खास वजह है ये किस? तो समझाने के लिए बताया हुआ है। ठीक है। अगर वैसे किसी के माइंड में है तो पहले डिस्कस कर ले। मेरे ज़हन में नहीं आ रही कोई कि सर ने बताई हो। मेरे ख्याल से नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो वाली बात लिखी है कि कितनी लेयर्स लगेंगी, हर लेयर में कितने प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, और ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं डाटा पे। लेकिन एक जो यहाँ पे सवाल आता है वो ये आता है कि हम सिग्मॉइड फंक्शन लगा क्यों रहे हैं। नॉन लिनियरिटी तो चलो एक पॉइंट है, लेकिन हम लोग उसके बगैर क्यों नहीं काम कर सकते। तो उसकी एक रीज़न सर ने ये बताई थी कि लेट्स से आपके पास इस तरीके का सीन हो कि W1 ट्रांसपोज, मतलब कि जो भी हमारे हम लोग ट्रांसपोज जो लेते हैं, और उसका अगर हमने बेसिकली हमारे पास ना ये सिनेरियो जो ये बना हुआ है कि वाई आई हैड बराबर है किसके, कि W2 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करो W1 से। अगर हमने कोई नॉन लीनियरिटी नहीं लगाई हुई तो होगा क्या, बेसिकली W1 एक लेयर को आई थिंक प्रेजेंट कर रहा है और W2 शायद सेकंड लेयर को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें ना तो ये भी हो सकता है कि पहले आप W1 और W2 को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल W आ जाएगा, उस एक W को x से मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास मल्टी लेयर्स थी लेकिन वो ट्रीट हो रही है एज अ सिंगल लेयर, अगर हम कोई नॉन लीनियरिटी नहीं लगाते तब। ये उसका मैथमेटिकल मतलब कि ना एग्जांपल है, प्रूफ है कि अगर आप कोई नॉन लीनियरिटी नहीं लगाते तो बेशक आपके पास बहुत सारी लेयर्स थी लेकिन वो एज अ सिंगल कह लो कि न्यूरॉन ही या एज अ सिंगल लेयर ही ट्रीट हो रही होंगी एट द एंड, कि पहले सारे डब्ल्यूज कंप्यूट होके एंड पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग जब उसके ऊपर नॉन लीनियरिटी लगाते हैं एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर, तो ये होता है कि जब तक इसका आंसर नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो नॉन लीनियरिटी से क्या होता है कि ये W2 जब बाहर वाले W1 से कभी भी मल्टीप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक कि ये अंदर वाला एक्सप्रेशन किसी तरीके से सॉल्व ना हो जाए। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हर लेयर की अपनी अपनी बर्थ होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये सारी लेयर्स एज अ सिंगल यूनिट काउंट हो रही हो। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक हो गया। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं कि एक फंक्शन बना, मतलब एक हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, उसकी डेरिवेशन देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ठीक है, ये सर ने कुछ वेबसाइट बताई थी, इनको हम आफ्टर सेमेस्टर जो है वो विजिट कर सकते हैं मजीद उसके लिए। हमारे पास लेट्स से मसला है वो ये है कि मैंने एक न्यूरल नेटवर्क बना दिया। अच्छा चलो ठीक है, बना दिया, उसके अंदर मैंने सब चीज़ें डिफाइन कर दी। अब मसला ये है कि अब हम इसको मतलब कंप्यूट कैसे करेंगे, इसका लॉस फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो वो कहता है कि लेट्स से कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अगर हम ये जो सेंटर वाला पोर्शन है जो कि डॉटेड उसके अंदर है, मींस के जो तीन न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो कहता है अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया। डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विच मीन्स कि आपके लॉस फंक्शन में डालेंगे, लॉस निकल आएगा, लॉस निकलेगा तो फिर आपने जिस तरह प्रोसेस चलेगा फिर हम देखेंगे कैसे चलता है, वो आगे काम शुरू हो जाएगा। मेन काम है इस न्यूरल नेटवर्क को समझना और इसका डेरिवेटिव निकालना। तो पहले इसको जरा समझते हैं है क्या। हमारे पास सबसे शुरू में एक लेयर है, उस लेयर के अंदर एक सिंगल न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन है ये इनपुट लेता है एक जिसका वेट है W1। ठीक है, तो इसको हम अपना डाटा पॉइंट साथ में पास कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। इस न्यूरॉन के अंदर आप X1 जो भी आया X1 और W1 कंप्यूट होते हैं। ठीक है, इस न्यूरॉन का नाम है Z1। इस Z1 का एक आंसर आता है, उस आंसर के ऊपर मैं ये सिग्मॉइड फंक्शन लगाता हूँ। सिग्मॉइड फंक्शन मुझे एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है जिसको मैं A1 कह रहा हूँ। वो A1 Z2 के पास भी जाती है और A1 Z3 के पास भी जाती है। Z2 के पास W2 वेट के साथ जाएगी, मतलब उसकी वेटेज जितनी होगी, और Z3 के पास W3 वेट के पास साथ जाएगी। फिर Z2 और Z3 उन्हें अपने अपने वेट्स के मुताबिक कंप्यूट करेंगे उन आउटपुट्स को। उसके बाद उन पे सिग्मॉइड लगाएंगे और अपनी अपनी आउटपुट क्रिएट करेंगे जो कि A2 और A3 होगी। ये A2 A3 लास्ट न्यूरॉन के पास W4 और W5 वेट के मुताबिक आएगी, मतलब कि A2 वाली आउटपुट का वेट W4 के हिसाब से होगा जो कि यहाँ बना हुआ है।
थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, लेकिन ये W4 ही था। और A3 जो ये जूम आउटपुट इन है, कर देना जरा। A3 जो है वो हमारे पास W5 के हिसाब से आएगी, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और दोनों को ऐड करके हमारे पास कोई आंसर बनेगा, उसमें मैं सिग्मॉइड लगाऊंगा और ये सिग्मॉइड मुझे जो फाइनल आंसर रिटर्न करेगा वो मेरा वाई आई हैट हो। ये बात समझ आई? ठीक हो गया। ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? पक्की बात है? हाँ जी क्लियर। चैट पे किसी का आया हुआ तो नहीं है मैसेज? ओके। साथ भी आप ना मुझे चैट वाला प्रॉम्प्ट कर देना, ताकि ना मुझे ज़हन में रहे, ओके वरना वो चैट मैं देख नहीं सकता यहाँ से। ओके। अच्छा, अब ये हमने नेटवर्क समझ लिया। अब हम जाएंगे इसके एक एक नोड पे, उनका डेरिवेटिव चेक करेंगे कि हम कैसे ले सकते हैं। और उन सबसे पहले चीज़ों को ना ज़रा सिंपल करते हैं। हम लोग पहले ना एक चीज़ समझते हैं, जो कि हमने आई थिंक एक पिछले किसी टॉपिक में, आई थिंक लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ही समझी हुई है। उस चीज़ को यहाँ पे रिपीट करते हैं। देखो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले लॉस कंप्यूट करना होता है। ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई लॉस आता है। लॉस लाने के लिए हमें कुछ वाई आई है, मतलब वाई आई हैट, बेसिकली लॉस हमारे पास वाई आई हैट होता है ना। वाई आई हैट आएगा तो मैं उससे लॉस कंप्यूट करूंगा। वो वाई आई हैट लाने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग कहते हैं शुरू में पहले स्टेप में आप क्या करो, ये जो डब्ल्यू है ना, इनको रैंडमली सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई भी रैंडमली वेट्स ले लो। इन डब्ल्यूज के मुताबिक आप अपना वाई आई हैट कैलकुलेट करो। ठीक है, इन वाले डब्ल्यूज के मुताबिक। जब वाई आई हैट आ जाए तो फिर आप अपना लॉस कैलकुलेट करो इस वाई आई हैट के मुताबिक। अगर आपको लॉस लगता है कि ठीक है तो काम ठीक है, अगर आपको लगता है कि लॉस सही नहीं है तो फिर आपने जो दूसरा स्टेप करना होता है वो क्या होता है, आप इस लॉस का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस विद रिस्पेक्ट टू जो डब्ल्यू आपने लास्ट टाइम यूज किए थे, लेट्स से इन्हें डब्ल्यू ओल्ड कह देते हैं। डब्ल्यू ओल्ड, ये जो हमारे पास ये लॉस का डेरिवेटिव आता है ना, इसे आई थिंक वेक्टर ग्रेडियंट कहते हैं। और ये आपको किसी एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो कि मैथमेटिकली ये प्रूवन है कि वो आपको हमेशा मैक्सिमम की तरफ लेके जा रहा होता है। मतलब कि ये डायरेक्शन ऐसी जगह पे पॉइंट कर रहा है कि अगर आप इस तरफ जाना शुरू करें तो आप अपने फंक्शन के मैक्स पे जाएंगे। तो हमें बेसिकली लॉस मिनिमाइज करना है, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन कैसी और में मूव कितना करना है, कितने स्टेप लेने हैं, वहां पे हमारे पास ये लीनियर ग्रेड लर्निंग ग्रेड आता है, जिसको हम एलआर भी कहते हैं, कि इतने स्टेप्स मैंने मूव करना है। अगर ये स्टेप बड़ा होगा तो हो सकता है मैं अपना मिनिमम पॉइंट मिस कर जाऊं, मतलब मैं उस स्टेप करते हुए उससे आगे निकल जाऊं। अगर ये स्टेप बहुत छोटा होगा तो ये हो सकता है कि मैं वहां तक पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो हमने ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी स्केजुलिंग्स होती हैं, सर ने डिस्कस की थी कि मतलब इसके लिए भी एल्गोरिथम्स हैं, स्केजुलिंग्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो उस पर अभी हम नहीं आते, अभी हम रैंडमली कोई भी वैल्यू रख देते हैं 0.001 समथिंग। और हमने नेगेटिव डायरेक्शन में अब जाना है तो किसकी जाना है, कि जो हमारे पास पुराने पैरामीटर्स आए थे उनसे। भाई रिपीट कर देना। क्या चीज? लर्निंग ग्रेड। मैसेज आया ईमान आपी का। अच्छा, मैं एक सेकंड कर देता हूँ। इसको किस तरह से करें यार, एक सेकंड रुको। लेट्स से अब ये ना ये बताते हैं कि हम ये सब काम कर क्यों रहे हैं। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास जब भी कन्वेक्स फंक्शन आया हो तो हम तो सिंपल डेरिवेटिव लेते थे। तो जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, विच मीन्स कि ये जगह यहाँ पे सबसे मिनिमम है, ऐसे पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है। इसके बाद डेरिवेटिव फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए वो आपका आपके इस वक्त ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट है। तो हम कहते थे इस पॉइंट पे जो डब्ल्यूज है ना वही मेरे डब्ल्यूज हैं। हम लोग इस तरह की बात करते रहे ना पहले, ऐसे ही के साथ भाई। जी जी। लेकिन लेट्स से मैं अगर अपना फंक्शन ऐसे कर दूं, अब लेट से मैं डेरिवेटिव यहाँ पे भी जीरो है, डेरिवेटिव यहाँ पे भी जीरो है, डेरिवेटिव यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है।
अब मैं अपने डेरिवेटिव को 0 रख के W's कंप्यूट कर लूँ, हो सकता है वो यहाँ वाले कैलकुलेट हो गए हों। लेकिन मुझे पता है कि इससे बेहतर है ये भी है, एक ये भी पड़ा हुआ है ना? जी। ये वाला ऑब्वियसली वैल्यूज नीचे हैं, ज़्यादा 0 के करीब तो ये है। तो ये जो वेक्टर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहता है कि लेट्स से आपका अगर फंक्शन नॉन कन्वेक्स है और आप किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हैं, तो अगर आप इसका वेक्टर ग्रेडियंट की डायरेक्शन निकालेंगे ना, तो वेक्टर ग्रेडियंट जो खुद है, जो कि हमारे पास लॉस फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव होता है, उसी को हम कहते हैं वेक्टर ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट हमेशा पॉइंट करता है मैक्सिमम डायरेक्शन की तरफ, कि जहां से आपका आंसर मैक्सिमाइज हो। लेकिन अगर मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा दूंगी जो मैंने लगाया है, तो वो फिर ऑब्वियसली पॉइंट करेगा कि जहां पे मिनिमम हो। ठीक है, ठीक हो गया। कि एग्जैक्ट मिनिमम इसने कहाँ पे जाके होना है। अब बात ये रही कि मैंने लेट्स से मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरा ना मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, मतलब कि जो सबसे मिनिमम हो सकता है वो ये पॉइंट है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मैंने यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे आना है, तो मैं कितने स्टेप्स मूव करूँ कि मैं यहाँ पे जब पहुंचूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाए, वो होता है लर्निंग ग्रेड। अगर मैंने स्टेप बहुत बड़ा रखा है, मतलब पहले स्टेप पे मैं यहाँ आता हूँ और दूसरे स्टेप पे मैं यहाँ चला जाता हूँ लेट्स से, तो इसका मतलब है अगर मेरा स्टेप साइज बहुत बड़ा होगा इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो हो सकता है मैं अपना जो सबसे मिनिमम पॉइंट था उसे मिस कर जाऊं। अगर मेरे पास स्टेप साइज बहुत छोटा हो, मतलब पहले मैं यहाँ से यहाँ हूँ, फिर यहाँ हूँ, फिर यहाँ हूँ, ऐसा करते जाऊँ, तो हो सकता है मैं अपने जो फाइनल आउटपुट है, सबसे मिनिमम आउटपुट है, वहां पे पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो हम इसको ऑप्टिमल रखते हैं। इसके लिए कुछ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि आपने कितना लर्निंग रेट चूज करना है। लेकिन हम लोग अपने तौर पे जो है वो 0.001 या इस तरीके से कोई वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब मैंने मूव करना है, वेक्टर ग्रेडियंट ने मुझे डायरेक्शन बता दी और लर्निंग ग्रेड ने मुझे ये बता दिया कितने स्टेप मूव करना है। अब बेसिकली मैंने अपनी मूवमेंट शुरू कहाँ से करनी है? मैंने वहां से शुरू करनी है जो इस वक्त मेरे पास करंटली डब्ल्यूज हैं। ठीक है, वहां से अब मैं पीछे आना शुरू करूंगा। हमने भी बात की थी कि लेट्स से हम लोग यहाँ खड़े हैं, करंटली ये डब्ल्यूज हैं, तो यहाँ से हमने नेगेटिव साइड पे मूव करना शुरू कर दिया था एक खास स्टेप साइज के साथ, जिसको हम लर्निंग ग्रेड कह रहे हैं। ये अब क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। ओके, हम लोग मूव करेंगे तो इससे होगा क्या? जब हम मूव करेंगे, पहला स्टेप जब लेंगे, तो हमारे पास कुछ कह लो कि नए डब्ल्यूज आ जाएंगे, ऐसे ही है। हमारे पास कुछ डब्ल्यू आ जाएंगे जो कि न्यू डब्ल्यूज होंगे। हम फिर से यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पे, नए डब्ल्यू से मुताबिक हम दोबारा प्रेडिक्ट करेंगे कुछ ना कुछ, उससे दोबारा लॉस जनरेट होगा। अगर लॉस ओके है, अगर आपको लगता है लॉस ओके है तो ठीक है, अगर नहीं ओके तो फिर से आप नए डब्ल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम कहते हैं अपडेट डब्ल्यूज। ठीक है, हम अपने डब्ल्यूज को अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद फिर से अपना चेक किया करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग रैंडम डब्ल्यू से शुरू हुए थे और अब हम जो है एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, कि जिसमें हम इवेंचुअली एक ऐसे खास डब्ल्यू पे पहुंच जाएंगे फाइनली, कि जिससे हमारा लॉस कम से कम होगा। ये बात समझ आई? जी ठीक है। अब जो चीज है ना वो ये है कि जो फॉरवर्ड पास या बैकवर्ड पास की मैंने बात की थी वो खैर आगे जाके आएगी, लेकिन मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। फॉरवर्ड पास वो पास होता है जिसमें आप डब्ल्यूज और उनसे चीजें कंप्यूट करते हैं और एट द एंड फाइनल जो आउटपुट निकलती है वो वाई आई हैट होता है। ठीक है, जिसमें आप प्रिडिक्शन निकालते हैं किसी डब्ल्यू से, ये फॉरवर्ड पास होता है। जो बैकवर्ड पास होता है, बैकवर्ड पास में क्या होता है, आपने यहाँ से वापस जाना होता है, मतलब अब आपने नए डब्ल्यूज कंप्यूट करने होते हैं। इसको बेसिकली बैकवर्ड पास को हम अपडेट डब्ल्यूज भी कहते हैं, कि डब्ल्यूज को अपडेट करो और दोबारा से फॉरवर्ड पास चलाओ। तो ये फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास ये होते रहते हैं जब तक कि आपके पास ऐसा डब्ल्यू सेट ना हो जाए कि आपका लॉस इसमें कम से कम हो। ये चीज क्लियर है? ठीक है। ओके, तो अब हम जरा नोट्स पे जाते हैं। नोट्स में आगे ना यही बात हुई हुई है कि आपके पास लेट से लॉस फंक्शन, सिंपल सा लॉस फंक्शन क्या है कि आपके जो भी वाई आई हैट आएंगे उसको एक्चुअल में से माइनस करना, ये और उसका स्क्वायर ले लेना। ये बाहर वाला 1/2 बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये पावर पीछे आ जाएगी और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बस उसके लिए लगाया है। इस 1/2 के लगाने से आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे वही वाली बात है,
अगर आपका लॉस वेरिएबल नहीं है तो आप उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू दी ओल्डेस्ट डब्ल्यूज, किसी खास स्टेप साइज दोगे और पुराने डब्ल्यूज से इस खास डायरेक्शन में मूव कर जाओगे, आपके पास नए डब्ल्यूज आ जाएंगे। अब एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि यार ये मुझे जो फॉरवर्ड पास करने के बाद जो चीज़ आई थी अब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे अपडेट एग्जैक्टली कब कब करना है। यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं। एक होता है कि मेरे पास लेट्स से ये मेरा ना सारा डाटा सेट है, ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज पड़ी हैं। मैं कहता हूँ रैंडमली जो मैंने डब्ल्यूज बनाए थे ना, उसमें ये सारा डाटा पास कर दो, ठीक है। इससे वो आपके पास लॉस निकलेगा। सारा डाटा पास कर दिया मैंने, लॉस निकाला। लॉस क्योंकि वेरिएबल नहीं था, अब मैंने क्या किया, अपने डब्ल्यूज को अपडेट किया। इसके बाद मतलब डब्ल्यूज अपडेट किए और फिर से दोबारा से सारा डाटा भेजो, फिर सारा लॉस निकालो, सारों का इकट्ठा लॉस निकालो। फिर ऑब्वियसली लॉस वेरिएबल नहीं होगा तो फिर डब्ल्यूज को अपडेट करो और फिर सारा डाटा भेजो, ठीक है। मतलब कि ये एक एक्सट्रीम बात हो रही है कि सारा का सारा डाटा ही हम लोग भेज देते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं बैच ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? बैच ट्रेनिंग। ये समझ आती है? दोबारा रिपीट करना है ये वाली बात। एक सेकंड। अच्छा, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये डिसीजन कब लोगे कि मैंने अपना जो ये डब्ल्यू है ना ये अपडेट करने हैं, ठीक है। एक सवाल है मेरे पास कि मैंने अपने डब्ल्यूज को कब कब अपडेट करना है। ये वाला जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है ये मैंने कब चलाना है, मतलब कि मैं कब जाके चेक करूंगा कि मेरा लॉस वेरिएबल नहीं है तो नए डब्ल्यू बना दूं। तो एक तो तरीका ये है कि आपके पास जो आपको डाटा दिया गया था ना ट्रेनिंग के लिए, आप सारा डाटा चला दो। सारे डाटा के हिसाब से आपके पास लॉस आ जाएंगे, ठीक है। सारे लॉसेस के मुताबिक आप फिर डेरिवेटिव्स कंप्यूट करो और नए डब्ल्यू बनाओ। नए डब्ल्यू बना के फिर से सारा डाटा भेजो। अब दोबारा लॉस कंप्यूट करो कि यार अब जो नए डब्ल्यू बने उनके मुताबिक लॉस क्या आता है। फिर चेक करो कि लॉस सही है या नहीं सही। फिर दोबारा से सारा डब्ल्यू से अपडेट करो और फिर दोबारा से सारा डाटा भेजो ट्रेनिंग के लिए। समझ आया? जी हाँ समझ। ओके, इस चीज को कहते हैं बैच ट्रेनिंग। मतलब कि आपका पूरा डाटा, पूरा बैच ट्रेन हो जाता है, लॉस निकलते हैं, फिर आप चेक करते हो नहीं मुझे डब्ल्यू चेंज करने की जरूरत है, आप अपने डब्ल्यू अपडेट करते हो। फिर उसको चेक करने के लिए कि क्या अपडेटेड डब्ल्यू सही है या नहीं, फिर से सारा डाटा भेजते हो। लॉस आते हैं, फिर चेक करते हो नहीं यार अभी भी नहीं सही, तो डब्ल्यू दोबारा चेंज करते हो, फिर सारा। दूसरा एक्सट्रीम जो है ना उसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेड, इसे कहते हैं बैच ग्रेडियंट। आई थिंक बैच ग्रेडियंट ही था। और जो दूसरा एंड है ना उसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट ये होता है कि आपके पास ये डाटा था, इस डाटा की पहली एंट्री जो थी, आप सिर्फ इस पहली एंट्री पे जाओ, इसको मतलब डब्ल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करो और अपना वो वाई आई हैट निकालो, उससे लॉस कंप्यूट करो। अगर लॉस सही नहीं लगता तो अपने ना ये डब्ल्यूज को अपडेट करो। अपडेट करने के बाद फिर दूसरी एंट्री ले लो। दूसरी एंट्री पे अब जो अपडेटेड डब्ल्यूज हैं उनको भेजो, उनसे प्रिडिक्शंस निकालो, उनसे लॉस निकालो, चेक करो क्या ये अब जो मेरे पास नए डब्ल्यू आए हैं इसके मुताबिक लॉस सही आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा तो फिर अपने डब्ल्यूज को अपडेट करो और फिर एक्स का तीसरा डाटा भेजो। मतलब इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क था, पहले हम सारे एक्स भेजते थे कि एक्स की सारी एंट्रीज जाएंगी, लॉस निकलेंगे, डब्ल्यूज अपडेट होंगे। फिर एक्स की दोबारा सारी वैल्यूज जाएंगी, लॉस निकलेंगे, डब्ल्यूज अपडेट होंगे। अब क्या हो रहा है, अब पूरे डाटा में से सिर्फ पहली रो जा रही है, लॉस निकलता है और डब्ल्यू अपडेट्स होते हैं। फिर दूसरी रो जाती है, लॉस निकलते हैं, डब्ल्यूज अपडेट होते हैं। फिर तीसरी निकलती है, लॉस आते हैं, डब्ल्यूज अपडेट होते हैं। ये चीज समझ आई? डिफरेंस क्लियर हुआ? इस चीज को आप लोग कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट, ठीक है। मींस के आप एक एक अनदर एक्सट्रीम पे चले गए हो कि एक एक रो पे जाके डब्ल्यू अपडेट कर रहे हो। कहाँ आप पूरे डाटा सेट पे डब्ल्यू अपडेट करते थे, वो एक दूसरा एक्सट्रीम था, और एक एक्सट्रीम है कि आप एक एक पे कर रहे हो। दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं।
पहले वाला जो हमारे पास बैच ट्रेनिंग था उसका ड्रॉबैक ये है कि जो आप सारे डाटा पे लॉस निकालोगे, डब्ल्यू चेंज करोगे, तो ऑब्वियसली अगर डाटा हम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं, डाटा बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि पहले जो पास आप भेजो उसी के अंदर 1-2 दिन लग जाएँ। तो फिर उसपे भी आपके डब्ल्यू सही नहीं आए, डब्ल्यूज़ अपडेट करोगे फिर अगले 2-3 दिन लगेंगे, तो वो चीज़ फेवरेबल नहीं है। जो दूसरा एक्सट्रीम था हमारे पास स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट का, उसमें आप कह रहे थे डाटा की पहली रो भेजो, अब डब्ल्यूज़ अपडेट कर दो। इसमें ये हो सकता है कि अब डाटा अब इतना बड़ा है तो हर बार डब्ल्यूज़ अपडेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन हो रही है, राइट? इन दोनों के मतलब कह लेंगे इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए अगर आपने ये वाला काम करना है। इनसे बचने के लिए हमारे पास एक टेक्नीक आती है जिसको हम कहते हैं मिनी बैच। क्या कहते हैं? करीब एक सवाल था, जी। अगर तो लॉस हमारा वेरिएबल हो गया तो हम डब्ल्यू अपना अपडेट करेंगे? नहीं, फिर तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर तो आप मतलब बेवकूफ़ी करोगे अगर करोगे तो। मतलब कि फिर हम वही डब्ल्यू चलाते जाएंगे? वही चलाते जाएँगे। वो बस वो डब्ल्यूज़ आ गए बस सब ठीक है, अब आप अपना प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दें। चलो ठीक है। ठीक है? अब हम देखो क्या करने लगे हैं, जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, जो मिडल ऑप्शन है, वो ये है कि आप अपने पास ना बैचेस के वो बना लेते हैं चंक्स। आप कहो कि यार पहले 15 जो हैं उनका एक बैच बना लो, फिर अगले 15 का एक बैच बना लो, ठीक है? इस तरीके से। एक बैच बना लो मतलब कि डाटा को ना स्प्लिट कर देते हैं बैचेस के अंदर। फिर पहला बैच भेजो, उन डब्ल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करो, प्रेडिक्शंस निकालो, लॉस कंप्यूट करो, लॉस वेरिएबल नहीं है, डब्ल्यूज़ अपडेट करो, फिर दूसरा बैच भेजो, वाई हैट्स निकालो, लॉस कंप्यूट करो, लॉस वेरिएबल नहीं है, डब्ल्यूज़ को अपडेट करो, अपडेट करने के बाद तीसरा बैच भेजो। इस पर्टिकुलर टेक्निक को आप लोग मिनी बैच कहते हैं। मिनी बैच ट्रेनिंग या ग्रेडियंट कुछ भी, ठीक है? इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि एक तो हम लोग दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं खेल रहे, अब या तो बहुत सारा डाटा भी नहीं जा रहा और एक एक करके भी नहीं जा रहा, अब बैचेस की फॉर्म में जा रहा है। ये तीनों समझ आए? हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पे बताने का मकसद इसलिए था कि अगर आपको ये एक हमारा प्रोसेस का फ्लो समझ आ गया ना कि हम काम कर कैसे रहे हैं, कि हम लोग लॉस निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर अगर वो मतलब बेसिकली अगर लॉस सही नहीं आता, सॉरी, लॉस अगर हमारे पास सही नहीं आता पहले कोई आइट्रेशन में, तो बल्कि इसको इस तरह नहीं करते। हमारा बेसिक फ्लो क्या है कि हम रैंडम डब्ल्यूज चुनते हैं, रैंडम डब्ल्यूज के ऊपर किसी डाटा पॉइंट पे प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन करने के बाद लॉस निकालते हैं। लॉस अगर सही नहीं है तो हम उस लॉस का डेरिवेटिव लेते हैं, उससे नए डब्ल्यूज आते हैं, ठीक है? मतलब कि अगर मैं इसको आसानी से करके बोलूँ कि हम डब्ल्यूज को अपडेट करते हैं, ठीक है? अपडेट करने के बाद फिर हम इन डब्ल्यूज के साथ दोबारा से कोई प्रिडिक्शन करते हैं किसी डाटा पॉइंट पे, फिर लॉस कंप्यूट करते हैं, लॉस सही नहीं आता तो हम फिर से अपडेट करते हैं। अगर आपको ये फ्लो क्लियर है तो फिर हमारे पास सिर्फ मसला रह जाता है कि देन हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन, कि हमने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, जो कि मेन मसला है। अगर ये कैलकुलेट कर लें तो हमें अब डब्ल्यू अपडेट करने का भी पता है, हमारे पास डाटा भी पड़ा हुआ है, लॉस कैलकुलेट करने का फंक्शन भी पड़ा हुआ है। जो एक छोटी सी चीज रह गई है वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन, जो कि हमारे पास ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा है। ऐसे ही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। मिनी बैच यार, मिनी बैच में ये था कि आपने अपने डाटा के चंक्स बना दिए थे, एक एक करके वो चंक्स भेजोगे, जहां पहले पूरा डाटा या फिर एक एक रोज जा रही थी, अब वो 10-10 रोज जा रही है, इस तरह करके 15-15 रोज जा रही है, और बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही हो रहा है। ये मिनी बैच है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ठीक हो गया, डन। अच्छा, जो चैट में कोई आए ना तो मुझे प्रॉम्प्ट कर देना, क्योंकि वो मेरे सामने स्क्रीन नहीं होती ना तो पता नहीं चलता। अच्छा, बहरहाल अब हम लोग ने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट भी देख लिया, हमने थोड़ा फ्लो भी समझ लिया, हमने बैच भी देख ली, हमने मिनी बैच भी देख लिया। अब हम जरा मूव कर जाते हैं कि यार इसका डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का निकलेगा कैसे। अब मसला ये है कि हमारे पास डब्ल्यूज जो है वो बहुत सारे हैं, राइट? और हमने जो डेरिवेटिव लेना है लॉस फंक्शन का वो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेना है। तो हम एज्यूम करते हैं अभी हम W1 के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? पहले डब्ल्यू के लिए, ठीक है? तो वो कैसे होगा जरा वो देखते हैं।
ये कहते हैं कि एक काम करता हूँ, इसको ना ज़रा अभी भी ओपन कर लेता हूँ, क्या ज़रूरत पड़े। ये था, हमारी डायग्राम थी। सेकंड, कोई समझ आ रही है बाकी के ऐसे ही कह रहे हो? नहीं सर, आ रही है समझ। नहीं आ रही? जाने दो। अच्छा, आ रही है ओके। अच्छा, ये इमेज क्लियर होगी थी ना हमें। अब हम इसके मुताबिक जरा ना लॉस निकालना शुरू करेंगे अपना। अब आप देखो कि हमने डेरिवेटिव लेना है लॉस फंक्शन का, विच मीन्स हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो मेरा W1 है वो मेरे लॉस फंक्शन को कैसे चेंज करता है। ठीक है, मतलब कि W1 का इम्पैक्ट चेक करना है लॉस फंक्शन पे। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो W1 इस लॉस फंक्शन को, मतलब कि जो मेरे पास वाई आई हैट आता है उससे लॉस फंक्शन बनता है ना, उसको चेंज कैसे करता है कि W1 बेसिकली एक्स तो हमारे पास है, डाटा है वो, तो उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते। तो W1 है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है A1, ऐसे ही है ना। W1 X1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सिग्मॉइड लगता है, A1 आता है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। विच मीन्स कि W1 हमारे पास A1 प्रोड्यूस करता है। इस A1 की वजह से आगे जाके जो भी प्रोसेस चलता है लॉस में फर्क आता है। ठीक है, कि W1 अपना इम्पैक्ट A1 से डालता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो W1 है वो बेसिकली A1 को चेंज करता है, फिर वो A1 आगे जाके लॉस को चेंज करता है। ओके। ठीक है, अब हम जरा ब्रेक डाउन करेंगे कि W1 बेसिकली A1 को कैसे चेंज कर रहा है और A1 जो है वो आगे जाके लॉस को कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, इन दो चीजों को जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि W1 A1 को कैसे चेंज करता है। यहाँ पे अगर आप देखो W1 A1 को कैसे चेंज करता है, वो बेसिकली Z1 को चेंज करता है ना। W1 जब इस नोड के अंदर जाएगा, उस पे जब ये कंप्यूटेशन होगी तो इसका जो आंसर आएगा वो Z1 है। उसके ऊपर हम सिग्मॉइड लगाएंगे तो हमें A1 मिलेगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरे पास W1 था वो बेसिकली Z1 को चेंज करता है और Z1 फिर आगे जाके सिग्मॉइड सिग्मॉइड लग के A1 को चेंज करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जी। इसको हम कर देते हैं एक साइड पे थोड़ी देर के लिए। अब हम आ जाते हैं कि A1L मतलब कि लॉस फंक्शन जो है इसको कैसे चेंज कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आप देखो ना यहाँ पे A1 एक इस जगह से भी चेंज कर रहा है और A1 यहाँ भी जाता है, मतलब इस पाथ के थ्रू भी L को चेंज करता है और ऊपर वाले पाथ के थ्रू भी L को चेंज करता है। तो हमने दोनों की जो चेंजेस हैं इन दोनों को आपस में सम करके लेके चलना है। तो पहले देखते हैं कि A1 जो है वो पहले पाथ से कैसे चेंज कर रहा है। ठीक कहता है कि A1 जो है ना वो A2 बनाता है, वो A2 आगे जाके L को चेंज करता है, जो कि हम देख सकते हैं कि A1 से A2 बनता है और A2 से आगे L चेंज होता है। इसी तरीके से A1 से A3 भी बनता है, जो दूसरा पाथ है। हम पैरेलल लेके चलते हैं जरा चीजों को, और उस A3 से फिर आके लॉस फंक्शन चेंज होता है, ऐसे ही है। बिल्कुल। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि A1 से A2 बनता है, चेंज होता है, और उस A2 से L चेंज होता है, या A1 से A3 चेंज हो रहा होता है उसके पैरेलल, और उस A3 से फिर आगे लॉस फंक्शन चेंज होता है। अब हमने ये चीज करनी है कि हमारा जो A2 है वो, क्योंकि अब अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम W1 से शुरू होते हैं, हमने कहा Z1 के थ्रू चेंज करता है, फिर हमने कहा Z1 कैसे चेंज करता है, हमने कहा A1 के थ्रू करता है। अब हम कह रहे हैं कि A1 कैसे करता है, तो हमें समझ लगी कि A1 इस तरीके से करता है, A1 A2 को चेंज करता है जिसकी वजह से लॉस फंक्शन चेंज होता है, या A1 A3 को चेंज करता है जिसकी वजह से लॉस फंक्शन चेंज होता है। अब हमने और गहराई में जाना है कि A3 से लॉस फंक्शन कैसे चेंज होता है और उसके अलावा A2 से कैसे चेंज होता है, और हमने तब तक जाना है जब तक हम फाइनल YI तक ना पहुंच जाए। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास अगर हम इस चीज को लेके आए कि A2 जो है वो इसको लॉस फंक्शन को कैसे चेंज कर रहा है, तो अगर आप देखो A2 आई थिंक जो बेसिकली A2 ही था, A1, जैसे यहाँ पे A1 की बात हुई है, पहले इस पोर्शन का उसने किया है। वो कहता है A1 जो है वो Z2 को चेंज करता है, Z2 आगे A2 को चेंज करता है, जो कि हमें यहाँ से नजर आ रहा था कि A1 जो है वो Z2 को चेंज करता है, फिर Z2 आगे A2 को चेंज करता है, और Z2 की वजह से A2 बनता है। इसी तरीके से
फिर ये जो A2 है ये आगे क्या करता है, इसको देखते हैं। ये जो A2 है ये आगे Z4 को चेंज करता है, राइट। A2 जो है वो बेसिकली इसकी इनपुट बनती है और Z4 चेंज करता है, और फिर Z4 आगे yi hat को चेंज करता है। ये चीज समझ आई? सही है। ठीक है, A1 Z2 को यार ये चेंज कर रिपीट रहा कर दो एक बार। है। तो ये जो A1 है, A1 की जो आउटपुट है वो चेंज करती है Z2 को, मतलब A1 की वैल्यू चेंज होगी तो बेसिकली सबसे पहले Z2 की वैल्यू चेंज होगी, है ना? ऐसे ही है। ठीक है। अगर Z2 की वैल्यू में चेंज आएगा तो उससे A2 की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, है ना? ओके। और अगर A2 की वैल्यू में चेंज आएगा तो उससे Z4 की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, बिल्कुल। और अगर Z4 में चेंज आया तो yi hat में चेंज आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये चीज यहाँ कैसे लिखी हुई है। उन्होंने लिखा A1 मतलब डिफरेंशिएट विद A1, मतलब A1 को चेंज करेंगे तो Z2 चेंज होगा, Z2 को चेंज करेंगे तो A2 चेंज होगा, A2 को चेंज करेंगे तो Z4 चेंज होगा, Z4 को चेंज करेंगे तो yi hat को चेंज करेंगे तो इवेंचुअली लॉस फंक्शन। ऐसे ही है। हाँ, हो गया। बिल्कुल। अब हम जरा चेक करते हैं कि ए जो दूसरा पाथ था ये कैसे चेंज हो रहा है। A1 चेंज करेगा Z3 को, अगर A1 चेंज हुआ तो Z3 चेंज हो जाएगा, ऐसे ही साथ जी बिल्कुल। Z3 चेंज होगा तो A3 चेंज हो जाएगा, है ना? ठीक है। A3 चेंज होगा तो Z4 चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर Z4 चेंज हुआ तो yi hat चेंज हो जाएगा, और फिर एल चेंज हो जाएगा। yi hat तो L। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वैसे ही है। A1 चेंज हुआ तो Z3, Z3 चेंज हुआ तो A3, A3 चेंज हुआ तो Z4, Z4 चेंज हुआ तो yi hat चेंज हुआ तो लॉस फंक्शन, राइट। ठीक हो गया। अभी हमने अपने नेटवर्क को खोला है, अभी हमने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं की। अब हम डेरिवेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करेंगे, विच मीन्स के dl ओवर dy की डेरिवेशन का आंसर क्या होता है, फिर इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, वो चीजें देखेंगे। तो इवेंचुअली होगा ये कि ये सारे डेरिवेशंस बेसिकली फाइनली एक नंबर मुझे कंप्यूट करके देंगे, राइट। या इवन अगर मैं जनरल टर्म से बात करूँ तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ ऐड हो रही हैं, कुछ डिवाइड हो रही हैं, तो वो घूम फिर के फाइनली एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ऐसे ही है। बिल्कुल। वो एक्सप्रेशन बेसिकली मेरा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू W1, ठीक है। फिर हम जाएंगे कि W2 कैसे चेंज करता है, फिर हम देखेंगे W3 कैसे चेंज करता है, W4 और इस तरह WN तक कैसे चेंज होता है, राइट। ठीक है। तो ये काम आसान है मुश्किल है? आसान है। अच्छा, मतलब देखो आपने करना क्या है कि W, अब आपके पास 1000 W है, आप पहले W1 के हिसाब से पूरा नेटवर्क छांटी मारोगे, डेरिवेशन करोगे, एक एक्सप्रेशन बनेगा जो W1 के हिसाब से होगा, पहला डेरिवेटिव। फिर W2 के हिसाब से डेरिवेटिव करोगे, एक्सप्रेशन बनाओगे, फिर 3 और इस तरह अप टू 1000 तक। काम आसान है या मुश्किल? यार इसका कोई बिल्ट-इन फंक्शन होगा, उसको करा करेंगे खुद ही सब कुछ कर देगा। हमारे सर से मेरे का कोई बिल्ट-इन फंक्शन होगा, करा करेंगे खुद ही सब कुछ कर देगा। है हमारे सर से यही बात एग्जैक्टली है, उस पे बाद में जाते हैं। वही वो ना। फंक्शन, हाँ वो फंक्शन भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस फंक्शन पे जाने से पहले कि इसकी जरा वो समझना कि हम वहाँ पे जा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो देख भी लेते हैं कि वो डेरिवेटिव जो हम निकाल रहे थे वो निकलते कैसे हैं। लॉस फंक्शन सिंपली ये था, हमारे पास सबसे पहला एक्सप्रेशन है dl ओवर yi hat। अगर हम इसका कैलकुलेट कर लें तो ऊपर भी यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों आ जाएंगे, ऐसे ही है। ऐसे ही है। लॉस फंक्शन हमारे पास था सिंपली ये, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास yi hat माइनस yi आ जाएगा, पावर कट हो जाएगी और वो सारा कुछ एक एक्सप्रेशन वैसे ही आ जाएगा, है ना। और विद रिस्पेक्ट टू yi hat कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगा, yi hat से जब डेरिवेटिव होगा तो आंसर मतलब एक 1 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेशन समझ आइए या पेंट पे कर दूं एक दफा? यार पेंट पे कर दो। कर देते हैं। देखो हमारे पास जो लॉस फंक्शन है वो है L इज इक्वल टू 1/2
वाई आई हैट माइनस वाई आई, यही है ना, हाँ जी और इसका स्क्वायर। हम इसको डेरिवेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई आई हैट। ठीक है, तो ठीक देखते है हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम कुछ नहीं कह रहे, ये पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी पावर पहले आ गई, फिर हम पावर एक कम करके लिखते थे, पावर एक कम करें तो ये बनता है, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लेते हैं। पावर के बगैर जब डेरिवेटिव लोगे वाई आई हैट का विद रिस्पेक्ट टू वाई आई हैट, तो वो आंसर आ जाएगा 1, है ना, और वाई आई एक कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 0। ओके ठीक है, जब ये कंप्यूट होगा ये 2 से कट जाएगा और 1 सिंपल बचेगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करें तो आंसर हमारे पास फाइनली ये बचता है। ओके ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, वाई आई हैट माइनस वाई आई। ठीक हो गया। हाँ जी ठीक है अब एक जनरल रूल समझ लो कि जब भी किसी सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो वो बेसिकली ये आता है कि वो सिग्मॉइड फंक्शन, मतलब कि एस और अंदर डब्ल्यू एक्स, ये एक सिग्मॉइड फंक्शन है, 1 माइनस सिग्मॉइड फंक्शन और बाहर डब्ल्यू। ठीक है, ये आता है। ये कैसे आता है, इसका ना प्रूफ ये लिखा हुआ है कि लेट्स से आपके पास एक सिग्मॉइड फंक्शन है 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेन रूल के मुताबिक आई थिंक, या क्वोशिएंट रूल यहाँ पे लगता है, तो उसके मुताबिक डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एक दफा ऊपर एज इट इज, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आता है 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता है। तो जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे 1, ये वाला 1 0 हो जाएगा। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि ई पावर माइनस एक्स एक दफा ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, फिर ई की जो भी पावर में आता है उसका डेरिवेटिव अलग से लेते हैं, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, वो हमने अलग से बाहर लिख दिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आपको नजर आएगा कि 1/1 प्लस ई माइनस एक्स, ये तो मेरे पास सिग्मॉइड फंक्शन था ना, एग्जैक्टली यही वाला, बिल्कुल और ये ई पावर माइनस एक्स 1/e प्लस ई, सॉरी 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये बेसिकली यही है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 1 माइनस सिग्मॉइड फंक्शन, एलसीएम लूंगा तो यही बन जाएगा। हाँ जी ठीक है, और इसके साथ एक 1 लिखा हुआ था, वो 1 बेसिकली हमारे पास ये एक्स का मतलब आंसर आया हुआ है, डेरिवेटिव। जी ठीक है, तो इस एक जनरल एक्सप्रेशन से हमने कंक्लूड किया कि जब भी आप किसी सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर ये आता है, वो सिग्मॉइड फंक्शन ब्रैकेट्स में 1 माइनस द सेम सिग्मॉइड फंक्शन, और फिर बाहर आ जाता है वो एक्सप्रेशन जो सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर था, उसका डेरिवेटिव आई थिंक बाहर आ जाता है। ठीक है, ओके ठीक है अब अगर हम इस assumption को लेके चलें, एक मिनट यार ये नजर आप, अगर हम इस assumptions को लेके चलें तो अगर आप ये देखो, ये जो वाई आई हैट है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z4, यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो वाई आई हैट है ना बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन है Z4 का। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक दफा। जो वाई आई हैट है बेसिकली एक सिग्मॉइड फंक्शन है Z4 का, ऐसे ही ठीक है है ना। तो सिग्मॉइड फंक्शन के केस में फिर हमारे पास एग्जैक्टली डेरिवेटिव वही आ जाएगा जो भी हमने लिखा है कि वो सिग्मॉइड फंक्शन 1 माइनस सेम सिग्मॉइड फंक्शन और बाहर 1 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है ठीक है, अब उसके बाद था डेरिवेटिव ऑफ Z4 विद रिस्पेक्ट टू A3। अब जरा Z4 को देखो, Z4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, A2W4, इसको मैं एक दफा यहाँ लिख लेता हूँ। जो Z4 है ना इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है A2W4 प्लस आई थिंक A3W5, ये लिखा हुआ है शायद, हाँ ये लिखा हुआ है। अब हमने इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू A3। ठीक है, अगर हम इसको A3 से डेरिवेट करें तो देखो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में A3 तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट डिक्लेयर होगा तो ये तो हो जाएगा 0।
ठीक है, इसमें 3 है, तो A3 के साथ हमें पता है जब हम 2x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आता है बोला? हेलो, 2 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और 2 साथ कांस्टेंट होता है। तो इस केस में जब मैं A3 W5 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू A3, तो मेरे पास आंसर बचेगा फाइनल W5। ऐसे ही है, जैसा यहाँ 2 बचा था एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ W5 बचा है। ऐसे ही है, हाँ हाँ जी ओके, सबका क्लियर है? Yeah. ओके, हो गया। तो इससे मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ पे W5 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से W4 भी निकलेगा, और सेम उसी तरीके से हमारे पास इस तरह सिग्मॉइड के मैंने लिखे हुए हैं, सिग्मॉइड फंक्शन 1 माइनस सिग्मॉइड, सिग्मॉइड 1 माइनस सिग्मॉइड, एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखलेंगे जैसे हमने ऊपर किए हैं। अब ये सारे एक्सप्रेशंस को जब मैं अपनी फाइनल जो इक्वेशन मेरे पास बनी थी ये वाली, इसमें डालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू W1। उससे मैं उसका लॉस कंप्यूट कर सकूंगा विद रिस्पेक्ट टू W1, ठीक है, और लॉस हमारे पास निकल आएगा, डेरिवेटिव निकल आया ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W1। फिर इस तरह मैं W2 के लिए यही सारा काम रिपीट करूंगा, फिर डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर W3 के लिए एंड सो ऑन, जो कि हमारे पास एक आगे जाके इशू हो जाएगा। तो इसका एक बहुत आसान तरीका जो है वो PyTorch या टेंसर फ्लो देती है। वो कहता है कि आप सिंपली डॉट, मतलब आप मुझे अपने बता दें वेरिएबल्स ऐसे बता दें जो कि मतलब आपने रखने हैं, उन वेरिएबल्स को किसी इक्वेशन में डाल दें, राइट, टेंसर डिक्लेयर करके। हम कोड में देखेंगे किस तरह हो रहा है, और कोड मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है, तो जरा हेल्प चाहिए होगी सबकी। तो और उसके अंदर हमने बस उस एक्सप्रेशन में डॉट बैकवर्ड्स का फंक्शन कॉल करना है। वो फंक्शन खुद से वो सारे डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारे खुद से डेरिवेटिव कंप्यूट करके आंसर्स भी स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। ये जो सारा अभी हमने एक इटरेशन के लिए किया है, फिर हमने ये सबके लिए करना है ना, वो ये सारा काम एक ही दफा करके रख देगा, ठीक है। उसको एक दफा देख लेते हैं। वो आई थिंक हमारे पास ना ये था कि ऑटो ग्रेड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑटो ग्रेड जो है वो मतलब हमें बाय हैंड डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ता, सिर्फ वेरिएबल्स बताने पड़ते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं स्टार्ट में, और हर नंबर को उसके अंदर एक टेंसर समझा जाता है टॉर्च के अंदर, और वो जो एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपने वो सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं और उनको बताया हुआ है कि ये वेरिएबल जो है ये वो है ऑटो ग्रेड के लिए इसका ट्रू है, मतलब कि इसको आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जैसे ही वो एक्सप्रेशन के ऊपर डॉट बैकवर्ड्स कॉल होगा, वो डेरिवेटिव्स आपके कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ठीक है इस तरीके से हम लोग यही करेंगे। हमारा जो कोड का फंक्शन होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हम रैंडम डब्ल्यूज लेंगे, रैंडम डब्ल्यूज के मुताबिक सबसे पहले कोई ना कोई वाई आई हैड निकालेंगे और सारा काम उस तरीके से करेंगे। और एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि लेट से अगर हम लोग क्योंकि सबसे पहले हमें आर्किटेक्चर बनाना होता है, फिर उस आर्किटेक्चर के ऊपर हमने अपना न्यूरल नेटवर्क बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे ये आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया है कि लेट से हमारे पास जो लेयर 1 है इसके अंदर 2 न्यूरॉन्स हैं, और ये 2 न्यूरॉन्स की जो बात है वो ये है कि ये 10 इनपुट्स लेते हैं और 3 आउटपुट्स देते हैं, या कह लो 2 आउटपुट्स देते हैं, राइट। ओके या इनको इस तरह से समझो कि हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं जो कि 10 इनपुट्स लेते हैं, ठीक है, सिंपल। इनके वेट्स होंगे 10। बेसिकली यहाँ पे हम डब्ल्यूज लिखाते थे ना, W1 W2 W3 W4, तो मैंने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा है कि जो मेरा W1 है, मतलब कि जो लेयर 1 है, इसके अंदर 2 न्यूरॉन्स हैं, मतलब 2 रोज हैं, और हर रोज के 10 कॉलम्स हैं, विच मींस के 10 वैल्यूज वो लेता है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम सेकंड लेयर पे आए तो सेकंड लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं जो कि हर न्यूरॉन 2-2 वैल्यूज लेता है, ठीक है। ठीक है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 न्यूरॉन्स हैं और वो 2-2 वेट्स लेते हैं या 2 वैल्यूज लेते हैं। फिर जो लास्ट लेयर है उसके अंदर एक सिंगल न्यूरॉन है जो कि 3 इनपुट्स लेता है और फाइनली वाई आई हैड देता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने डब्ल्यूज डिफाइन किया करूंगा
फिर मैं क्या करूंगा, वही सिंपल काम कि अपने x को w के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उनका मतलब एक ना w सम का एक फंक्शन था। अभी एग्जैक्टली क्या काम कर रहा था ये मेरे माइंड से स्किप हुआ है, शायद कोड देख के समझ आ जाए। ये ना कोड का एक बेसिक वो मैंने लिखा था कि सर ने क्या क्या काम करवाए थे। तो वो हमारे पास ना फाइनल आउटपुट जो रिटर्न करता था उसकी एग्जांपल सर ने ये दी थी कि लेट्स से अगर आपका w है, उसकी 2 w's हैं जिनकी 10 इनपुट्स हैं। जब आप उनको पहला x भेजोगे जिसकी 10 मतलब फीचर्स हैं, और पहला x बेसिकली पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, और उसके 10 फीचर्स हैं, तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल हमारे पास 2/1 की चीज बनेगी एक मैट्रिक्स, और वो फिर आगे यूज होगा। इसी तरीके से हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन था जो कि नॉन लीनियरिटी लगाता था, जैसे हमने वहां पे सिग्मॉइड यूज किए थे ना, वो ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड स्टेप था। फॉरवर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, रैंडम w's लेते थे, लेने के बाद हम लॉस प्रिडिक्शन करते थे और लॉस निकालते थे। फिर बैकवर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि हम लोग अपने पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग का एक मेन फंक्शन आता है जिसमें हम वही वाली बातें सारी हमने जो शुरू में की थी ना, कि अगर आप स्टोकेस्टिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये उसके लिए ऐसे कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट SGD कि आपने करना है ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क, और स्ट्रेटजी आपकी क्या है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट ट्रेनिंग। मींस कि आप सारा डाटा एक दफा भेजा करोगे, सॉरी नहीं सारा डाटा नहीं, पहली रो भेजा करोगे, उसी पे फॉरवर्ड पास करोगे, फिर बैकवर्ड पास में w's अपडेट करोगे, फिर दूसरी रो भेजोगे, राइट। एक एक रो वाइज मतलब एक एक डाटा एलिमेंट वाइज हम लोग चल रहे होंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता था epochs का। epochs का मतलब ये होता है कि एक पास में, मतलब कि जो आपने मतलब बेसिकली तो एक आपके पास रूल ये होता है ना कि आप अपने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये आपने कब तक करते रहना है ऐसा। ये एक सवाल था कि हमने वहां पे बात की थी ना कि आपने नेगेटिव साइड पे मूव करते जाना है, और कि ये इतना स्टेप लेना है और नेगेटिव ग्रेडियंट में हम लोग मूव करते रहेंगे तब तक कि जब तक हमारे पास लॉस मिनिमम ना आ जाए, या इस तरह की हमने बात की थी। तो वो एक क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ हमारे पास एक चीज ओके हो चुकी है। तो एक तो तरीका ये होता है कि जी आपका लॉस मिनिमाइज आ जाएगा, लेकिन लेट्स से इसका एक तरीका जो और भी इसके बहुत से मेथड हो सकते हैं। एक मेथड उसमें से ये था कि इवेंचुअली हमें फॉरन लेट्स से लॉस नजर नहीं आता, हम शुरू में से w's कंप्यूट कर रहे हैं, तो होता था कि आप epochs के मतलब कितनी आइट्रेशंस करना चाहते हैं। तो शुरू में लेट्स से हम लोग बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे देते हैं कि 100 टाइम्स तो इसको चलना ही चलना है लेट्स से। तो उसमें होता ही है कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर डाटा पे पहली 50 के अंदर भी डाटा आ जाए तो हम उसे 100 दफा चला देते हैं एहतियातन, मतलब हमें पता होता है नेगेटिव है, उसके बाद इसमें घूम फिर के यहीं आ जाता है। ये सिंपल एक ये चीज होती है कि हम लॉस पे चेक नहीं लगा रहे, हम बस वैसे ही हार्ड कोडेडली कह रहे हैं कि 100 दफा चला दो, 100 दफा अपडेट कर दो, ठीक है। ठीक है। epoch सिस्टम होते हैं, इसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे बाद में। तो उसके बाद वही एक जिस तरह स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट था, इस तरह एक बैच ट्रेनिंग का कोड भी सर ने लिखवाया था कि जिसके अंदर पूरा बैच जाता है, फिर w's अपडेट होते हैं, फिर पूरा बैच जाता है। और सर ने बताया कि जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट है इसकी एक एफिशिएंट फॉर्म भी है जिसको एडम कहते हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स को पाईटॉर्च के अंदर बिल्ड करना बहुत आसान है। फिर सर ने एक बात बताई थी कि लेट्स से हम लोग जब लॉस फंक्शन होते हैं, लॉस फंक्शन के भी हमें पता है बहुत सी टाइप्स हैं। तो अगर आपके पास जो प्रिडिक्शन है वो मल्टी क्लास वैल्यूज है ना, तो फिर आप हमेशा नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन सारे अवेलेबल हैं, मतलब उनकी अंदर हम लोग को खुद से नहीं बनाने पड़ते, हम लोग से कंप्यूट करवा देते हैं। और ये एक पॉइंट जो नीचे आ रहा है सर ने वो लिखवाया था कि जो लर्निंग ग्रेड है इसके लिए भी स्केजुलर्स अवेलेबल हैं कि एग्जैक्टली आपने कितने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम ये करते हैं, कोड पे मूव करने से पहले ना सर का एक दफा आखिरी लेक्चर भी देख लेते हैं ताकि नोट्स वाला काम वाइंड अप हो जाए, फिर सिर्फ कोड रह जाए। क्या ख्याल है? बेहतर। ठीक है, यहाँ तक पहले ये बता दो सबको क्लियर है चीजें? जी हाँ सर। क्लियर है। क्लियर, वो ग्राउंड जीरो क्लियर तो नहीं है? नहीं नहीं। ओके, अच्छा अब हमने यहाँ तक काफी बातें की, अब हम जरा मूव करने लगे हैं थोड़ा आगे। सॉरी यार, ये जिस बैकवर्ड जब हम मूव करते थे हाँ तो ये क्यों मूव करें, इसकी मुझे रीजन बताना कि जिस तरह रीजन देखो, बैकवर्ड हम मूव का मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि हमारा
जो W's हमने शुरू में चुने थे जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड आए थे ना, वो W सही नहीं है, लॉस बहुत आ रहा है। दोबारा जाओ, नए W लेके आओ और दोबारा लॉस कंप्यूट करना है फिर। ठीक है, तो फिर हम फिर वापस आते हैं। ठीक हो गया? ठीक। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास ये फंक्शन था कि लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे पास 20 क्लासेस हैं। उन 20 क्लासेस में से लेट्स से एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसकी क्लास ये है या नहीं। तो बनिस्बत इसके कि आप वाई मतलब उनके लेबल्स की एक ही अरे बनाए, एक ये तरीका भी हो सकता है कि आपके पास वाई आई हैड जो है ना वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिटर्न हो, ना कि एक सिंगल वैल्यू। मैट्रिक्स की फॉर्म में रिटर्न हो, उसके अंदर बाकी सारे एट्रीब्यूट जीरो हो, लेकिन जो पर्टिकुलर क्लास आपने फाइंड करनी है ना वहां पे बस 1 लिखा हो। ठीक है, एक मल्टी क्लासेस के लिए एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना। एक होता है कि जैसे हम पहले करते रहे कि वाई आई हैड जो है वो सिंगल एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कि भाई इसकी क्लास 13 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि क्लास 13 रिपीट ना हो, मेरे ये चीज ना मिले, मुझे एक मैट्रिक्स मिले जिसके अंदर 13वें इंडेक्स पे 1 पड़ा हो, उससे मुझे पता लगे कि इसकी क्लास 13 है, बाकी इसकी कोई क्लास नहीं है। पॉसिबल है ना ये भी काम करना? हाँ इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है ना उसकी लास्ट लेयर के अंदर 20 न्यूरॉन्स होंगे। लेट्स से हमारे पास अगर 20 क्लास हैं और हर न्यूरॉन अपने हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा, है ना। और जिस न्यूरॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब ये इसकी क्लास है। ये इसका हमारे पर्टिकुलर केस में अगर हम 13 वाली क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो जो 13th न्यूरॉन की जो आउटपुट आएगी ना, जो A13 आंसर होगा वो इन सब में सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से रखना हो कि मेरा आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहे और मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया ये वाला, अगर मैं इसकी सारी वैल्यूज को सम करूं तो आंसर भी 1 आ जाए। बात समझ आ रही है? जी मतलब इसको छोटा करके जरा समझाते हैं अगर किसी को इशू है तो। वो ये है, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 क्लासेस हैं, या तो क्लास 1 हो सकती है या क्लास 2 हो सकती है या क्लास 3 हो सकती है, एक बात कह रहा हूँ। और मेरे पास जो वाई आई हैट आती है वो इस तरीके से आंसर आते हैं कि भाई जो भी आंसर आया ना आपका उसकी क्लास थी 3। मेरी प्रिडिक्शन इस तरह आती है, उसने 3 क्लास इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि पहली 2 एंट्री 0 होंगी, लास्ट वाली 1 होगी, राइट। और अगर आप इन तमाम एंट्रीज का सम करें तो सम भी 1 आएगा। लेकिन लेट्स से जो हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी के केस में कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी को भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा आंसर जो है ना वो कुछ इस तरीके से आए, लेट्स से 0.2, 0.3 और 0.5। इससे जो रिजल्ट ड्राइव हो रहा है और इससे जो रिजल्ट ड्राइव हो रहा है दोनों सेम है, उनमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी मैं यही देखूंगा कि सबसे बड़ी वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है, वही इसकी क्लास है, राइट, जो कि 0.5 है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से काम करेगी कि अगर मैं यहाँ पे सबका सम करूं वैल्यूज का तो भी मेरे पास आंसर 1 ही आएगा, ऐसे ही और मेरे पास आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान आना चाहिए। तो अब इस केस के लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट मैक्स लेयर। सॉफ्ट मैक्स लेयर का ये फॉर्मूला होता है, वो कहता है ए आई का जो आपका आंसर है वो बेसिकली मतलब कि जो ये वाला पहला आंसर है A1, ये कैसे कंप्यूट होगा, आप A1 को डिवाइड करोगे e पावर A1 प्लस e पावर A2 प्लस e पावर A3 और अप टू 20 तक, ठीक है। तो आपके पास A1 का आंसर आएगा। फिर A2 का जो भी आंसर आया आप A2 डिवाइडेड बाय ऑल दीज 20 क्लासेस रेज टू पावर e करोगे, ठीक है। इससे होगा ये कि आपके पास 20 की 20 क्लासेस के जो आंसर्स आएंगे उनमें प्रोबेबिलिटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कि जब आप उन सब का सम लोगे ना इस मैट्रिक्स का तो उस सम का आंसर हमेशा 1 होगा। और उस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो बेसिकली बता रही होगी कि ये क्लास है हमारे हिसाब से, ठीक हो गया? ठीक है। इसे कहते हैं कि प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास।
फिर सर ने एक हमें बात समझाई थी, सर ने कहा था लेट्स से अगर आपके केस में 2 ही क्लासेस हो तो आपका जो लॉस का फंक्शन है उसमें आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है। ओके, लेकिन अगर लेट्स से मल्टी क्लासेस हो तो फिर आप सिंपल क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी यूज कर सकते हैं। सही है। सही हो गया। फिर आपके पास क्या चीज आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है इमेज क्लासिफिकेशन का। इमेज क्लासिफिकेशन का अभी तक जो हमें आइडिया वो यही है कि लेट्स से हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हों और उन इमेजेस में से मैंने चेक करना हो कि ये इमेज इस बंदे की है या नहीं, राइट। इस इमेज के केस होगा क्या कि मेरे पास पूरी क्लास की हर बच्चे की 10-10 इमेजेस हैं और विद लेबल है कि ये 10 इमेजेस इस बच्चे की हैं, इसका लेबल ये है, सब कुछ। और आपके पास कोई थर्ड किसी बंदे की इमेज आए और मैं उससे प्रेडिक्ट करके बता दूं। बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन इस तरीके से काम करती है। लेकिन ये इमेज क्लासिफिकेशन जो है ये बाकी प्रॉब्लम से डिफरेंट क्यों है, ये एक बड़ा मेन काम है। इसको समझने के लिए पहले हम जरा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास लेट्स से एक डेटाबेस है जिसके अंदर सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, उनके लेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मसला ये आता है, इमेज का डाटा हमारे पास ऑब्वियसली अभी हमें पता है 3 मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। रेड ब्लू ग्रीन 3 चैनल्स होते हैं और वो मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास 3 मैट्रिक्स होते हैं और वो कलरफुल इमेज के लिए। हम यहाँ पे भी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की, लेट्स से। अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर हमारे पास प्रॉपर जो इमेज है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में पड़ी हुई है। लेकिन इस मैट्रिक्स को अपने एक्स में कन्वर्ट करना, कि जो मेरा एक्स का फीचर क्या होता था कि एक सारे फीचर्स एक सिंगल कॉलम में होते थे ना, या सिंगल रो में होते थे हमारे पास। वो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉलम को उठाते जाएं और मतलब जैसे कि पहला कॉलम, इमेज का जो पहला कॉलम की वैल्यूज है वो पकड़ो, उसके नीचे दूसरा कॉलम, उसके नीचे तीसरा कॉलम, उसके नीचे चौथा कॉलम, ऐसा चलते जाओ। तो मेरे पास एक फीचर वेक्टर बन जाएगा उस इमेज का। ये बात समझ आती है? ठीक है। ठीक है, हम इमेज को डायरेक्टली हाँ यूज जी। नहीं कर सकते तो हम उसे फीचर वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह सोचो तो आपको नहीं लगता कि एक फीचर के बहुत ज्यादा फीचर हो जाएंगे? मतलब अगर एक 224 कॉलम है और हर कॉलम के अंदर 224 वैल्यूज हैं तो वो फीचर्स कितने ज्यादा हो जाएंगे, 224 बाय 224 ना। हाँ जी। तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वैल्यू बन जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अब अगर इसमें एक तो ये बात होगी कि फीचर बहुत ज्यादा होते हैं। फिर एक मसला ये भी आता है कि हो सकता है जब इमेज खींची तो लाइट की वेरिएंस की वजह से कोई चीज चेंज हो गई, तो उस बेस पे आपके फीचर्स की वैल्यूज कुछ और हो जाएंगी, फीचर बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास ये 2 मसले आ रहे हैं इमेज के अंदर। हमने मतलब ये जो इमेज क्लासिफिकेशन को सारी प्रॉब्लम से हटके क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बात आई थी कि हमारे पास कुछ वेज हैं कि हम यहाँ पे किसी तरीके से इनकी डायमेंशंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं और ये जो इमेज की वेरिएंस आ रही है इसको भी कम कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े। एक तरीका उसमें से क्या है कि आप अपनी इमेज के अंदर सेल बनाए, ठीक है। लेट्स से ये एक इमेज थी, इसके अंदर मैंने 9 सेल बनाए। उन 9 सेल के अंदर जितने भी आपके पास मतलब के वैल्यूज पड़ी हुई है ना, उनकी एवरेज ले लें या वेरिएंस कंप्यूट कर लें, कोई भी पैरामीटर आप चुन सकते हैं। और उस वेरिएंस को एज अ फीचर वेक्टर, एज अ फीचर समझ के ना अपने पास प्लेस करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, पहले हमारे पास फीचर वेक्टर बना था 224 मल्टीप्लाई बाय 224 कॉलम्स का, ठीक है। अब हमारे पास फीचर वेक्टर पड़ेगा सिर्फ 9 कॉलम्स का। की बात समझ आई? नहीं आई? अच्छा चलो दफा कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास इमेज थी और उसकी डायमेंशंस थी 224 बाय 224 या 100 बाय 100 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। 100 रोज 100 कॉलम्स। अब मैंने क्या कह रहा था, इसका पहला कॉलम उठाओ, ठीक है, फीचर वेक्टर में इस तरह प्लेस कर दो, 100 वैल्यूज आ गई, ठीक है।
क्योंकि 100 रोज है ना, फिर दूसरा कॉलम उठाओ, इस तरह लगा दो, 200 वैल्यूज हो गई। इस तरह होते होते कहाँ तक जाना है, 100वें कॉलम तक जाना है। फीचर्स काफी ज्यादा हो गए ना अब तो, हाँ 10,000 हो गए। है ना, 10,000 फीचर्स हो गए। मैं ये कह रहा हूँ आपकी वही इमेज थी, आप उसके अंदर सेक्शन बनाओ। आप कहो मेरे पास 9 सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। हर सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली। मतलब 100 के 3 हिस्से बने हुए मेरे पास, लेट्स से इसमें भी 100 के 3 हिस्से बने हुए, 33 33 33 या कुछ भी, मतलब ठीक राउंड होगा। करके। मैं कहता हूँ उन इस पूरे सेल की एवरेज कंप्यूट कर लें, या इस पूरे सेल की लेट्स से वेरिएंस कंप्यूट कर लें, तो वो एक नंबर आएगा, है ना। ठीक है। उसको इस फीचर वेक्टर में उस नंबर को डाल दें, लेट्स से वो नंबर है x1। ये इस पूरे ब्लॉक की एवरेज। हाँ, इस पूरे ब्लॉक की। फिर जो ठीक है। दूसरा जो ब्लॉक है, इसकी एवरेज या वेरिएंस कंप्यूट करें, दूसरा फीचर बना दें x2। ठीक हो गया। इस तरह करते करते मेरे पास इस केस में सिर्फ 9 फीचर बनेंगे, ठीक है। हाँ जी। जो कि 10,000 से बहुत बेहतर है। सेकंड इसी तरीके यार से। ये जी भाई, इसमें मतलब 3 चैनल नहीं बनेंगे हमारे पास, मतलब कि वो अभी हम हो उसको जाए। डिस्कस कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को। ठीक है। ठीक है, वो मैंने शुरू में कहा था कि हम पर्टिकुलरली अभी ब्लैक एंड व्हाइट को समझ हैं, ठीक फिर वो चीजें आगे हो जाएंगी। मतलब 3 होंगे तो फिर उस हिसाब से फीचर वेक्टर्स भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर 9 बाय 9 बाय 9 हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। ठीक है। तो इस एक हमारे पास तरीका ये था कि हम सेक्शंस बनाते हैं, उसमें एवरेज या वेरिएंस को भी एक मैयर को लेके इस तरह वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे फीचर्स भी, और हमें उस तरह का मसला नहीं आएगा। फिर देखते हैं आगे सर ने क्या बात समझाई है। सर कहते हैं एक मेथड है जिसको आप हॉग कहते हैं। हॉग बेसिकली उससे रिलेटेड है, वो जो हम अपने पास कैनी एस्ट डिटेक्शन में आई थिंक यूज करते थे, कि हम डायरेक्ट, हमारे पास 2 चीजें होती हैं। आपके पास हर इमेज का एक ग्रेडियंट वेक्टर आता था, dx dy, मतलब कि चेंज इन x चेंज इन y। ये कैसे आता है, लेट्स से मेरे पास ये वाला जो रो है, ये एक मेरे पास ना फिल्टर है, इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, -1 और 1। अगर मैं किसी पिक्सल के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई करूंगा तो मुझे चेंज बता देगा इन x डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं ये जो -1 और उसके नीचे -1 है, मतलब कॉलम फॉर्म में है, इस पे अगर मैं ये वाला फिल्टर किसी पिक्सल पे लगाऊंगा तो मुझे उस पिक्सल की चेंज बताएगा, चेंज इन y डायरेक्शन, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये हम CV में हमने किया था। अब इस चेंज का अगर मैं एक मैट्रिक्स बना दूं जिसमें चेंज इन x और चेंज इन y है, तो वो उस पिक्सल का ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ग्रेडियंट से आप 2 चीजें निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट से उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आप dy बाय dx tan इनवर्स लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए dx स्क्वायर dy स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, राइट। तो एक इसमें केस ये हो सकता था कि हम एक लिस्ट बनाएं, जिसको उस पूरी लिस्ट के अंदर आप इस तरीके से काम करोगे। लिस्ट में देखो, लिस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रही है, लिस्ट कह रही है कि जो पहला ब्लॉक है ना, वो 0 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 90, फिर 125, 180, 270 और इसमें आगे 360 तक, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार इसमें से इमेज के चंक्स का या उस पिक्सल का वो ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालो, ठीक है। ग्रेडियंट डायरेक्शन मतलब जैसे लिखा हुआ है ना, एक एक पिक्सल में जाएं, उसकी ग्रेडियंट डायरेक्शन कैलकुलेट करें, जिस तरह हमने अभी पीछे मतलब की है, तरी फॉर्मूला देखा है। और फिर ऊपर अरे में इसको बिन्स कहते हैं ना, हमारे पास हिस्टोग्राम में बिन्स होती है ना, बिन्स 0 45 में जो भी, जिस बिन्स के करीब वाली डायरेक्शन हो ना, वहां ऐड कर दें। ये बात समझ आई? चलो, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप ना इस तरीके से काम करो। आपको ग्रेडियंट डायरेक्शन समझ आ गई सबको, कैसे निकालते हैं? आ गई। सबको आ गई? जी सर। ओके।
तो ग्रेडियंट डायरेक्शन हमें निकालनी आ गई। मैं कह रहा हूँ कि यार आपके पास वो जो इमेज है ना, उसके हर पिक्सल की, लेट्स से ये पिक्सल है, इसकी ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालो। फिर अपने पास एक अरे बनाओ जिसके अंदर कुछ, मतलब जिस तरह आपके पास एजेस होते हैं ना, 0 डिग्री लेबल है इसका, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरीके से ना 45 के इंटरवल से आपने वैल्यूज रखी हुई है अप टू 360 डिग्री। अब इस पिक्सल का ना ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालो। ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालने के बाद चेक करो ये किसके सबसे ज्यादा करीब है। क्या ये 0 से लेके 45 की रेंज के अंदर है, या 45 से 90 की रेंज के अंदर, किसके रेंज के अंदर है? जिस भी रेंज के अंदर है ना, उसके अंदर इसकी वैल्यू को रख दो, ठीक है। और फिर जब अगला लेट से कोई ये वाला आप वेक्टर ग्रेडियंट निकालते हो, उसकी भी यही आती है, तो उस वैल्यू को भी इसी में ऐड करके रख दो। क्या करके रख दो? ऐड करके, ऐड करके रख दो। क्या ऐड करके? ऐड कर दो, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस। ठीक हो गया। ठीक है, वो वाला काम। ओके, उसी के अंदर ऐड 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 कम्युलेट करते रहो। ठीक इससे है। क्या होगा, इससे भी आपके पास अब ये वाली अरे आई है ना, बेसिकली ये मेरा फीचर वेक्टर ही जनरेट हुआ है। ये फीचर वेक्टर प्रेजेंट ये कर रहा है कि यार ये जो आपके पास इमेज थी ना, इसमें से 0 डिग्री के आसपास वाले इतने वेक्टर्स हैं, फीचर वेक्टर्स हैं, 45 के आसपास वाले इतने हैं, 90 के आसपास वाले इतने हैं, 33 60 के आसपास वाले इतने। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। हो गया ना? ये भी हाँ। एक फीचर वेक्टर है, विच मींस इसमें भी 45 इंटरवल्स के साथ साथ मेरे पास चंद फीचर वेक्टर्स होंगे और बहुत बड़ी इमेज इसके अंदर मैप हो जाएगी। तो एक ये मेथड भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ तक इस एग्जांपल के बाद? क्लियर। क्लियर। अब देखो यहाँ तक में हम कर क्या रहे हैं, हम लोग खुद से फीचर्स बना के आगे दिए जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना? मतलब मैं अपनी इमेज के फीचर्स खुद सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं उसके सेक्शंस बनाऊंगा फीचर्स के लिए, उनकी एवरेज लूंगा या उनकी वेरिएंस लूंगा। फिर मैंने दूसरी बात ये की कि यार आप उनके ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालो, उसको उस अरे में मैप करो, वो अरे आपकी फीचर बन जाएगी, फीचर वेक्टर बन जाएगा। मतलब कि इन हर केस के अंदर मैं फीचर डायरेक्शन खुद दे रहा हूँ, मतलब मैं फीचर्स हैंड रिटन बना रहा हूँ, हार्ड कोडेड एक तरीके से। ठीक हो गया, है ना? एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि यार ये काम भी हम क्यों कर रहे हैं, ये काम भी ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि वो आपका न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह हो, वो खुद डिसाइड करे कि मैंने डाटा में से कौन कौन से फीचर लेने हैं, राइट? मींस के जिस तरह ये पैरामीटर सिलेक्ट कर रहे हैं ना अपने पास खुद से, कि पहले आपने रैंडमली पैरामीटर दिया, उसके बाद वो हर पास में अपने पैरामीटर्स को चेंज करता है, अपडेट करता है और अच्छे से अच्छे पैरामीटर की तरफ मूव करता है। इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि मैथमेटिकली कुछ इस तरह का काम करें कि मॉडल खुद डिसाइड करे उसको कौन से फीचर्स चाहिए, और वो फीचर्स ऐसे फीचर्स हों जो बेस्ट हों। ठीक है। अब हम इसकी तरफ मूव करने लगे। उस साइंटिस्ट का नाम था एलेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या काम करते थे कि लेट्स से हम कहते थे आप एक इमेज लो, उस पे एक फिल्टर बनाओ। फिल्टर लेट्स से यहाँ पे हमने 9 वैल्यूज का बनाया, W1 W2 W3 W4 अप टू W9, ठीक है। अब आपने इस इमेज के ऊपर कॉन्वोल्यूशंस करनी है, राइट? कॉन्वोल्यूशन क्या होगी, देखो हम लोग जो सीवी में काम करते थे ना, ये थोड़ा अब उससे रिलेटेड होता जा रही हैं चीजें। तो किसी को याद है वैसे कॉन्वोल्यूशन क्या होती थी? सीवी भी नहीं याद। कोई बात नहीं, होता है। देखो हम लोग ये करते थे, हमारे पास इमेज होती थी, ठीक है। उसामा को याद होगी क्योंकि इसी ने मुझे कराई थी, खुद के 0 लगे थे। अच्छा, हमारे पास एक फिल्टर होता है, हम इस फिल्टर को ना इस इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये इमेज ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, फिल्टर है ना, ठीक है। अब ये जब यहाँ आएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। आप उनको अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर कर लोगे,
या किसी भी तरीके से, फिर आप वो चीज आगे पास करोगे, ठीक है। वही फिल्टर जो यहाँ था मैंने आगे पास कर दिया, फिर इस तरीके से और आगे पास करता जाऊंगा और कॉन्वोल्यूशंस करता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। इस तरह करके पूरी इमेज पे कॉन्वोल्यूशन चला दूंगा। हो सकता है इससे ये हो कि वो जब ये मेरा फिल्टर है ना, बेसिकली इसके अंदर मेरे पास पैरामीटर्स ही हैं, हो सकता है इस कॉन्वोल्यूशन से उसको पता लग जाए कि मुझे कौन से पैरामीटर्स लेने हैं, फीचर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, राइट। ठीक है। अब एक इसमें इश्यू आता है, वो काम कैसे होगा थोड़ा देखते हैं कैसे होगा, उसमें बाद में जाते हैं। एक चीज होती है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब ये होता है कि लेट से मैंने अभी क्या किया था, लेट से अगर हम लोग स्ट्राइड की वैल्यू 0 रखते हैं, वो होता है बेसिकली स्टेप होता है कि आपने कितना मूव करना है। हमारे पास ये फिल्टर था ना, हमने कहा लेट से स्ट्राइड 1 है, तो वो क्या करेगा यहाँ, मतलब ये इतना स्किप कर देगा और फिर फिल्टर यहाँ पे जाके लगाएगा, इतना ऐसा छोड़ देगा, ठीक है। फिर अगर हमने क्योंकि स्ट्राइड 1 रखी हुई है तो फिर वो फॉरन फिल्टर यहाँ नहीं लगाएगा, बिल्कुल वो एक एक पिक्सल एक एक छोड़ेगा, फिर आगे जाके लगाएगा, फिर आगे जाके लगाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाया था ना, अगर हमें स्ट्राइड की वैल्यू जितनी ज्यादा देंगे ना, ये मैट्रिक्स उतना ही छोटा बनेगा। ठीक है। कैसे कि अगर आप देखो आपके पास सबसे पहले 224 बाई 224 का था, ठीक है। आपने अपनी स्ट्राइड की वैल्यू 2 रख दी कि हर बार 2-2 पिक्सल स्किप हो रहे हैं, तो जो फाइनल आपके पास मैट्रिक्स बनेगा आफ्टर कॉन्वोल्यूशन वो हाफ होगा 112 बाई 112 का, ठीक है। ओके। अब देखते हैं आगे क्या काम हुआ है। इसको कहते हैं ये जो सारा प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या फिर एंड टू एंड लर्निंग। अब होगा क्या उसको पहले देखते हैं। ये प्रोसेस बड़ा सा कह लो कि अजीब सा है थोड़ा सा ना, बीच में हम काफी कंफ्यूज होंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि जिस तरह हमने ये एक फिल्टर बनाया था, इस तरह हमारे पास कुछ और फिल्टर होंगे जिनकी सेवरल आउटपुट्स होंगी, ठीक है। पहले फिल्टर से हमने एक आउटपुट बनाई 112 बाई 112 की, फिर हमने एक और फिल्टर लिया उससे भी 112 बाई 112 की आउटपुट बनाई, ठीक है। फिर हमने कोई और फिल्टर लिया उससे और 112 बाई 112 की आउटपुट बना ली, ठीक है। और इस तरह करके हमने कोई 30 आउटपुट्स बना ली, ठीक है। ठीक है। फिर हम अपने पास एक टेंसर बनाएंगे। टेंसर क्या होगा, एक फिल्टर होगा 3x3 का, लेट से यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी इन डेप्थ मतलब 30 लेंथ है, जितने हमने कॉन्वोल्यूटेड इमेजेस बनाए थे ना उतने का ही टेंसर बनेगा। ये टेंसर हर पिक्सल पे जाके 3x3 के पोर्शन में जाके नॉन लीनियरिटी एक्टिवेशन को परफॉर्म करेगा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेगा रेलूज के जरिए ना, डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। टेंसर लो। टेंसर, ये जो मैंने टेंसर बनाया ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। बल्कि आई थिंक या तो ये सीन होता था या फिर ये होता था कि ये जो फिल्टर के बाद ये जो हमारे पास आंसर आता था ना, ये आंसर बेसिकली डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में होता था, ठीक है। ओके। और उसके बाद हम एक टेंसर बनाते थे। टेंसर बनाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि ऊपर वाली आउटपुट पे, मतलब कि इस वाली आउटपुट पे कॉन्वोल्यूट करें इस टेंसर को इस तरह के, और भी बनाए, उससे भी न्यू आउटपुट्स आएंगी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे पास एक इमेज थी, हमने एक फिल्टर लिया, उस फिल्टर को जब उस इमेज पे कॉन्वोल्यूट किया तो हमारे पास ये 112 बाई 112 की एक इमेज आ गई, एक मैट्रिक्स आ गया, राइट। ठीक है। और ये मैट्रिक्स इस तरह है कि इसकी हर एंट्री जो है वो एक नॉन लीनियर एक्टिवेटेड है, मतलब नॉन लीनियरिटी हमने लगाई हुई है उसके ऊपर। सही है। फिर हमने एक और फिल्टर लिया, उसी इमेज पे लगाया, तो इसके पीछे एक और हमारे पास जो है ना आउटपुट आ गई, ठीक है। और हमने इस तरह 30 फिल्टर लिए तो 30 आउटपुट्स आ गई कॉन्वोल्यूशन कर करके। अब हमने क्या किया, हमने एक टेंसर लिया, उस
टेंसर को फिर इस इमेज के ऊपर फिर से कॉन्वोल्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले फिल्टर लिया था, अब टेंसर लिया है। अब टेंसर लिया। टेंसर को हमने जब इस पूरी आउटपुट पे जो 30 हमारे पास आउटपुट सेट 1/2 मतलब 112 112 की, इनके ऊपर हमने फिर से कॉन्वोल्यूशन कर ली। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन करने के बाद हमारे पास फिर से ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट आएगी। अब अगर मैंने स्ट्राइड का नंबर इसमें भी 2 रखा हुआ है तो ये 112 से और आधा आधा हो गया 56/56 हो जाएगा, राइट? है ना? होगा। और ये 56/56 को मैं अपने पास फ्लैटन कर दूं ना, तो ये मेरे पास वो फीचर्स हैं जो मैंने सिलेक्ट करने थे। सही है। ठीक है, जो फीचर्स मैं शुरू में चुनता था ना कि इनको मैं फीचर्स क्या दूं, राइट? हम लोग पहले एवरेज कंप्यूट करते थे या सेक्शंस में डिवाइड करते थे या ग्रेडियंट डायरेक्शन निकालते थे। अब हम मैथमेटिकली फीचर निकाल के दे रहे हैं उसको। कैसे? हम इमेज लेते हैं, उस पे फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, आउटपुट्स आती हैं। उन आउटपुट्स पे टेंसर एक बनाते हैं, वो टेंसर को अप्लाई करते हैं तो एक और आउटपुट आती है। ये एक सिंगल लेयर में काम हो रहा है। उस आउटपुट को फिर अपने पास फ्लैटन कर लेते हैं, जैसे हमने इमेजेस को आपस में किया था ना, उनके कॉलम्स को स्टार्ट में जो पहला ठीक है। उसको फ्लैटन कर लेते हैं तो हमारे पास वो फीचर्स आ जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है एक इमेज के लिए। लेकिन इसके अंदर मजीद चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आप अपने ऑब्वियसली नंबर ऑफ वो बढ़ा सकते हैं, क्या कहते हैं, जो हमने शुरू में फिल्टर्स लगाए थे, राइट? ठीक है, वो बढ़ा देंगे, आउटपुट ज्यादा हो जाएंगी, टेंसर फ्लो भी बड़ा हो जाएगा। फिर ये काम आप मल्टीपल लेयर्स में कर सकते हैं कि टेंसर फ्लो आया, इस पे फिर एक और नया टेंसर फ्लो लगा दें और आउटपुट्स आ जाएंगी, उस पे फिर कोई टेंसर फ्लो लगा दें, राइट? जितना डीप आप करना चाहें। अब स्ट्राइड क्या होगी, मतलब कि कितने स्टेप्स आप मूव किया करोगे, कितने फिल्टर्स होंगे, कितनी लेयर्स होंगी, कितनी पूलिंग्स होंगी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपने जो न्यूरल नेटवर्क है वो किस आर्किटेक्चर पे बना रहे हैं, किस आर्किटेक्ट बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, ओके, which means it's a hyperparameter sort of thing कि जो डाटा आएगा मैं पे उस डाटा के मुताबिक पहले चेक किया करूंगा कि मैंने अपना न्यूरल नेटवर्क बनाने में कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करना है, राइट? फिर उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए मैं ये चीज चेक करूंगा कि लेट्स से मैं पर्टिकुलरली ये आर्किटेक्चर फॉलो करना है तो इस आर्किटेक्चर के लिए मुझे कितनी लेयर्स चाहिए थी। फिर उसके लिए जब मैं फीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये चेक करूंगा कि इस आर्किटेक्चर के लिए कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, उसको कितनी लेयर से गुजारना है, उसके कितने फिल्टर्स होने चाहिए, राइट? ये सारी चीजें आर्किटेक्चरल बेस्ड। ओके हो गया? ओके, ये चीज समझ आ गई तो हम अपने लास्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। बाकी सबको आई? हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यार आपने। ये आप ताना तो नहीं मार रहे? नहीं यार, कसम से यार, सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एग्जैक्टली वही बातें बोली हैं जो सर ने कही थी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि सर ने भी घुमा फिरा के करते ना। नहीं सर ने एग्जैक्टली एक बातें की थी जो मैंने की हैं। अब बताओ सर से जरा हम भी आपसे नहीं, असल में ना बात होती है यार नीयत की ना। अभी आप लोग बैठो पढ़ने की नीयत से, अब आपको मेरी हर बुरी बात भी अच्छी लग रही है। ठीक है, मतलब फैक्ट, लेकिन ये है अगर आप लोग जैसे क्लास में बैठे हो आपको पता है कि यार बाद में कर लेंगे, तो फिर अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है कि यार क्या है, जल्दी खत्म हो तो मैं जाऊँ। सही है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आखिरी सेमेस्टर जब आएगा तो पढ़ने की नीयत से बैठना। अच्छा, तो हम लास्ट टॉपिक मूव करेंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। किसी का माइक ऑन है? अच्छा, ये जेम्स सपोर्ट वैसे है कौन यार, नाम अच्छा रखा हुआ है। ये बात वैसे भाई ने सही की है, भाई बहन जो भी है, कि अगर इंग्लिश में वैसे सर ज्यादा पढ़ाते हैं चीजें वाकई ऊपर से चली जाती हैं। चलो खैर,
अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से रिलेटेड जो हम लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं वही होती है कि योलो, यू ओनली लुक्ड वंस। ठीक, मीन्स के हमने कोई इमेज है उसमें से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने और उन पे बाउंड्री भी लगानी है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई आपके पास इमेज आई और मैंने आपसे कहा कि उससे कार डिटेक्ट करो, आप डिटेक्ट भी करोगे और उसके बाद बाउंड्री भी ड्रॉ करोगे कि ये कार कहाँ पे है। जो डब्बा आ जाता है कि एग्जैक्टली, फेस डिटेक्ट नहीं करता वो, फेस डिटेक्टर जो होता है। ठीक है। और वो एक मीम भी बड़े मजे की है कि आपने वो अपना फेस डिटेक्टर का एल्गोरिथम लिखा, सेल्फी कैमरा ऑन किया तो पीछे अंधेरे में भी एक फेस डिटेक्ट हो रहा है। हाँ, तो वो एक, चलो खैर, तो ये वो वाला काम है। अब ये काम बेसिकली होता कैसे है, वो कहते हैं कि लेट्स से वी हैव एन इमेज क्लासिफायर। अब इमेज क्लासिफायर कैसे काम करेगा, अब देखो ये ना चीजें नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, इसको जरा चेक करना। इस प्रोसेस को मैंने P1 वैसे ही कहा है। हमारे पास सबसे पहले XI कोई इनपुट आती है, ऐसे ही है, ठीक है। हम उसको कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क में भेजते हैं ताकि हमें फीचर्स का पता लग जाए। ओके। ठीक है, फिर उन फीचर्स को हम अपने न्यूरल नेटवर्क में भेज देते हैं ताकि हमें आउटपुट्स पता लगे, राइट। सही है। फिर उन आउटपुट्स को अभी हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे थे, जो हमने शुरू में बात की थी एक, जब हम लास्ट अपने पोर्शन पे मूव कर रहे थे, कि हो सकता है हमारे पास आउटपुट जो है वो भी एक मैट्रिक्स आए जिसमें सॉफ्ट मैक्स लगा हुआ हो, और सॉफ्ट मैक्स के बाद हमें पता होगा कि प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अचीव्ड होगी, राइट। और उससे फिर हम एक फाइनल आउटपुट निकालेंगे। ये हमारा प्रोसेस है, फ्लो है। आपने मुझे डेटा पॉइंट दिया, आपने मुझे इमेज दी, मैंने इमेज को पहले कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क में डाला, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर। उस कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास फ्लैटन आउटपुट आ गई फीचर्स की। वो फीचर्स हमने पास कर दिए न्यूरल नेटवर्क को, जो कि हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क वो फीचर जब लेगा तो मुझे एंड पे वाई आई हैट निकालेगा, लेकिन उससे पहले सॉफ्ट मैक्स की देर लगी होगी और मेरे पास देन वाई आई हैट आएगा, राइट। ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस है। इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्टर रिकॉग्निशन क्या होती है। एक्टर रिकॉग्निशन ये होती है या एक्शन रिकॉग्निशन, कि आप वीडियो में से आपको बताना होता है कि एक्टर कर क्या रहा है। ठीक है, आपके पास एक वीडियो है, वीडियो बेसिकली क्या होती है, इमेजेस ही होती हैं, बहुत सारी इमेजेस मतलब कि एक फ्रेम में होती हैं, और वो एक चल रही होती हैं आपके सामने, और वो हमें लग रहा होता है कि एक वीडियो चल रही है ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर इमेज से कोई ना कोई खास मेमोरी किसी दूसरी इमेज पे मैप हो रही होती है, राइट। उन सही है। सबको जब मैं आपस में कलेक्टिवली देखता हूँ तो मुझे पता लगता है एक्टर कर क्या रहा है। एक्टर भाग रहा है या चल रहा है, विच मीन्स के एक्टर अपना हाथ बढ़ा रहा है, अगली इमेज में उसका हाथ थोड़ा और आगे है, तो पिछली इमेज की मेमोरी मुझे ये बता रही है कि पहले इसका हाथ यहाँ था अब यहाँ है, इसका मतलब ये अपना हैंड रेज कर रहा है या कुछ भी, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेम बाय फ्रेम या इमेज बाय इमेज आपके पास मेमोरी ट्रांसफर होती है, जिससे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि एक एक्टर जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है, विच इज एक्टर रिकॉग्निशन, कि उस वक्त कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सही है। अब हम ये काम और ये वाले काम को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, ये देखो। हमारे पास में आई थिंक टाइम डिपेंडेंसी की सर ने भी बात की थी, और उसमें सर ने कहा था रिकरेंट होता है कि एक चीज बार बार दोबारा कॉल होती है पिछली मेमोरी के साथ। कैसे कॉल होती है उसको देखते हैं। वो कहते हैं आप एक फ्रेम पिकअप करें, उसको P1 प्रोसेस जो मैंने दिया था ना, ये वाला P1 प्रोसेस, इसमें डाल दें उस इमेज को, उससे वाई आई हैट निकलेंगे, और उन वाई आई हैट से फिर आई थिंक उस उतने वाई आई हैट्स को रहने दें, मतलब वो अपने तौर पे एक प्रिडिक्शन देगा कि भाई इस इमेज में ये काम हो रहा है, लेट्स से। फिर आपने वही P1 प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, लेकिन इस बार आपका कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क क्योंकि एक दफा ट्रेन हो चुका है, आपका न्यूरल नेटवर्क एक दफा ट्रेन हो चुका है, विच मीन्स आपके फीचर्स आ चुके हैं और आपके डब्ल्यूज आ चुके हैं। ये जो आउटपुट्स आप आगे भेज रहे थे ना, ये उसी प्रोसेस को दोबारा से चलाएं और उसमें ये वैल्यूज भेजें दूसरे फ्रेम के लिए, ठीक है, विच इज ट्रांसफरिंग द मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो चीज है। मेरे पास 100 इमेजेस के फ्रेम थे ना, पहला फ्रेम तो चल गया रैंडमली H1 H2 के साथ, रैंडम चल गया।
दूसरे उसके लिए मैंने क्या किया, जो पहली दफा चला था और जो आउटपुट्स हमारे पास जनरेट हुई थी ना, उन आउटपुट की बेस पे दूसरे फ्रेम के लिए काम करो, ठीक है। फिर ठीक है। इसके अंदर भी कोई ना कोई काम होगा, तो कोई मेमोरी स्टोर हुई भी होगी, वो मेमोरी फिर तीसरे के लिए चला दो। फिर इतना करते 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 क्योंकि हर पास में आपको मेमोरी पास हो रही है, तो जो फाइनल फ्रेम जब चल रहा होगा उस वक्त तक जो मेमोरी पहुंची होगी ना, जब फाइनल फ्रेम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा इस मेमोरी पे, तो उसकी जो आउटपुट होगी ना, वो बेसिकली हमारे पास फाइनल आउटपुट होगी। हम फाइनल वाले फ्रेम की आउटपुट को कंसीडर करेंगे, पिछले वाली फ्रेम्स की सारी आउटपुट्स को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसकी बेस पे फिर हम अपना लॉस को कंप्यूट करेंगे, और फिर हम पैरामीटर्स को चेंज करेंगे और बाकी वैल्यूज को वैसे डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। और फिर दोबारा से अगर हमने टेस्टिंग करनी हुई तो फिर करेंगे अगली वीडियो पे या जो भी, चाहिए। ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि एक्टर इस वक्त कर क्या रहा है, और इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हर फ्रेम के लिए मेमोरी पास हो रही है साथ साथ। कि मैंने एक प्रोसेस के अंदर न्यूरल नेटवर्क क्या बनाया था, फीचर क्या सिलेक्ट किए थे, वो मैं अगले को भेज देता हूँ। अगला रैंडम वैल्यूज की बेस पे काम नहीं कर रहा, अगले के पास पीछे से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके आगे भेज देता है, और हर फ्रेम अपने अपने तौर पे इन्फॉर्मेशन ऐड करके फाइनल तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। और ये टेक्निक सबसे ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में यूज होती है एनएलपीस के अंदर। ये तो नहीं पढ़ना है? नहीं। तो ये है विदाउट एसवीएम सारा कुछ, बस। यस। अब यार एक काम करते हैं, टाइम जरा ज्यादा लग गया है, तो इसका जो कोड है ना और एसवीएम ये सुबह कर लेते हैं, ठीक है। ओके। फजर के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ना 8-9 बजे तक अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर कर लो, तो 10 बजे मीट पे या जैसे भी होगे 10 से 12 में वो सारा कुछ कंक्लूड कर लें। यूनिवर्सिटी थोड़ा जल्दी आ जाना। कितने बजे? जितने बजे आ सकते हो। आप लोग कब आओगे? 10 बजे। ओके, मैं कोशिश करूंगा यार फिर थोड़ा जल्दी 11-12 बजे या जिस तरह भी हो सके ना। हाँ ठीक है। यार रीप गाइस की कोड वाली फाइल पड़ी हुई है आपके पास? हाँ शेयर्ड है, ग्रुप में शेयर्ड है। ग्रुप में शेयर्ड है, चलो ठीक है। शेयर्ड है। बाकी आप लोग इस तरह करें ना, एक दफा अपने तौर पे देख लेना, जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो फ्लो समझाया है, जो फंक्शन थोड़े बहुत समझे हैं, अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सुबह ना उसको भी देख लूं, ठीक है। ठीक हो गया। बस चीज सुबह जल्दी आ जाता। कोशिश करूंगा यार, इंशाल्लाह दुआ करना। मैं आज इसीलिए बैठ गया था कि मुझे पता है सुबह मेरे से काम नहीं होता सही तरह, तो अब थोड़ा काम ही रह गया, इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ जी, शुक्रिया तो बहुत। बाकी सबको भी समझ आ गया? डन करें फिर इंशाल्लाह, सुबह करते हैं, आखिरी पेपर भी खत्म हो जाएगा, फिर अगले सेमेस्टर से साथ साथ पढ़ेंगे। आग लगा के। ठीक है। ये वैसे इस बार ना कोशिश करते हैं, और आखिरी सेमेस्टर है, एक दफा साथ साथ पढ़ के भी देखते हैं क्या होता है। नहीं आप तो ये बात ना करो। यार हमारा महर बोलता नहीं होता, लेकिन आज उसने बहुत प्यारी बात की है, आप सुन रहे हो? गहरी। या थोड़ा शुगर लगा लो ताकि जाने से पहले थोड़ा शुगर। अच्छा शुगर खत्म करने से पहले थोड़ा ठंडा हो जाए। अब पढ़ बहुत लिया है ना, वो बहुत लोड आ गया दिमाग के ऊपर। अच्छा ये क्या कहते हैं ये जेईएम स्पोर्ट कौन है यार? यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, कौन है यार ये बंदा, नाम बड़ा हैवी है लेकिन मुझे समझ नहीं आया नाम। जेम स्पोर्ट भाई, जेम के स्पेलिंग गलत है यार, जी से होता है जेम।